आपने वो लव एंड हेट रिलेशनशिप बना दिया है टीम्स के साथ, जिसमें फिर 15 में जाके CSK बैन हुई, राजस्थान रॉयल्स बैन हुई, फिर 2 टेम्पररी IPL टीम्स आई। आईपीएल जो है वो दैट इज गोना बी द एक्सपेरिमेंटेशन लैब फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। उस टाइम तो ये हाल था कि आप सोचो कि इंडियन टूर्स को किसी तरह से बस बीच में कहीं स्क्वीज कर देते थे। जितने कट्टर फैंस आरसीबी के हैं उतने ही कट्टर हेटर्स भी हैं आरसीबी के। डू वी सी दिस थिंग फॉर BCCI? नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट ऑन एवोल्यूशन ऑफ आईपीएल। बहुत आईपीएल चल रहा है जोरों शोरों से और पार्ट 1 कर देते हैं, हाँ बिकॉज इसमें मैंने सोचा था कि पार्ट 1 के बाद फीडबैक लेके लोगों से फिर और इनपुट्स ऐड करेंगे। चलिए अभी हम इसको पार्ट 1 बोल देते हैं एंड डेफिनेटली कितने 2 या 3 पार्ट भी हो सकते हैं। देखते हैं हाउ फ्लोवी इट गोज, हाउ वेल इट गेट्स रिसीव्ड। गॉट इट। सो जब हम बात करने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ आईपीएल, ये हम यही बात करने वाले हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा आप इसका स्ट्रक्चर समझाओगे, इस पॉडकास्ट का स्ट्रक्चर क्या, सो दैट लोगों को आइडिया लग जाए व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। थोड़ा सा एक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरह से कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में आई 1983 वर्ल्ड कप के बाद। फिर ऑब्वियसली टीम स्ट्रक्चर्स क्या IPL के, कि क्या क्या टीम्स रही हैं, ओवरऑल IPL का स्ट्रक्चर क्या रहा है, कौन कौन बैन हुए, कब कब इंट्रोड्यूस हुए, क्या क्या एवोल्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर में आया, फॉर्मेट में आया, ये सब चीज़ें। एंड मतलब ये इसके बाद थर्ड विल बी द इम्पैक्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इम्पैक्ट में वी विल डिस्कस व्हाट दे हैव डन फॉर द फैंस, व्हाट दे हैव डन फॉर द इंडियन क्रिकेट, एंड हाउ द कमर्शियल एंगल वर्क्स, कि जो ओवरऑल ब्रांड इंटीग्रेशंस हैं वो सब कैसे हुई हैं, क्या हुआ है, आगे फ्यूचर क्या है, किस तरह से इट इज़ गोइंग टू इवॉल्व, व्हाट आर वी गोइंग टू सी नेक्स्ट सीजन, वो सारी चीज़ें। तो ये एक पूरा पर्सपेक्टिव कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कैसा है वो सारी चीज़ें। ओके, सो हिस्ट्री से आप कह रहे हो कि हम लेके जाएंगे बिल्कुल सीधा। पहले तो जब फर्स्ट टाइम हमने कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन करी थी क्रिकेट में, यस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप के बाद जो उस टाइम पे मिस्टर एन साल्वे थे हमारे BCCI के प्रेसिडेंट, ही गॉट लिटिल वरिड कि यार इंग्लैंड क्रिकेट, जो इंग्लैंड एंड मतलब वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, उनका बहुत ज़्यादा ग्रिप है, वही सारा कुछ रख रहे हैं, रेवेन्यू से लेके मेजर मैचेस से लेके सब कुछ। उस टाइम तो ये हाल था कि आप सोचो कि इंडियन टूर्स को किसी तरह से बस बीच में कहीं स्क्वीज़ कर देते थे, ऑफ सीजन एंड ऑल में कुछ ज़्यादा वैल्यू मिलती ही नहीं थी। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की कि यार वी शुड मे बी प्लान समथिंग कि हम वर्ल्ड कप को इंडिया लेके आ पाएँ। प्रॉब्लम वॉज जब सारा एस्टिमेट लगाया तो देखा कि 32 करोड़ का टोटल खर्चा आएगा, और 32 करोड़ फॉर दैट एरा वॉज इनसेन। इंडिया ने मतलब BCCI ने एग्री किया, और जो एसोसिएट नेशंस थे और जो मेंबर नेशंस थे उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको ज़्यादा रिटर्न्स देंगे, 4-5 टाइम्स गुना रिटर्न देंगे। तो दे वर एबल टू फाइनली विन द बोट। जब फाइनल वोट हुआ तो मिल तो गया, पर उसके बाद अब जब इकट्ठे करने गई चीज़ें तो सारी मेहनत करने के बाद कोक वोक सबको बात करी, जिलेट से, कोक से, 38 लाख तक का मुश्किल से स्पॉन्सरशिप इकट्ठी हुई थी 32 करोड़ में से। दैट्स लाइक 1%। रीज़न क्या था यार, क्योंकि हम तो उस टाइम क्लोज इकॉनमी थे, तो कोक वगैरह के लिए तो कोई सेंस ही नहीं बनता था ना। वाई वुड दे इवन कम टू इंडिया, वाई वुड दे इन्वेस्ट इन अ मार्केट जहाँ पे वो फुल फ्लेजेड आ ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे फिर इंदिरा गांधी से बात हुई थी, जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे बात हुई। तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी से बात की कि वाई डोंट यू स्पॉन्सर इट, और ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर से आ रहा है तो फिर वो मना तो नहीं करेंगे, उन्होंने मना किया भी नहीं, एंड ही अग्रीड टू इट। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे द पॉलिटिकल सिनारियो चेंज इन इंडिया, बहुत मेजर चीज़ें हुई। पहले तो असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हैपेंड, तो उसके बाद राजीव गांधी केम इन टू द पिक्चर। हमें पता है कि उनका पॉलिटिकल सिनारियो कैसा था, कि वॉज लाइक ऑलमोस्ट इन हिज इनिशियल ईयर्स, मतलब यू कैन से कांटों के सेज पे ही थे एक तरह से वो, बिकॉज एक तो ही वॉज अ एक्टिव पायलट, सो ही वॉज नॉट समबडी हु वॉज डीप फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। संजय गांधी तो वैसे ही जा चुके थे पहले, मतलब वो मर चुके थे, तो ही वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज शैडोइंग हिज मदर। तो राजीव उस फॉर्मेट में फिट नहीं होते थे, और प्लस ओवरऑल गवर्नमेंट इकोसिस्टम भी उतना बुलिश नहीं था। कोल्ड वॉर का एरा, बड़ा कुछ चल रहा था, मतलब ग्लोबल सिनारियो में अफगान वॉर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम पे एक और बड़ा कंसर्न हुआ कि जो VP सिंह थे, ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे अंबानीज़ के। तो उन्होंने तो ED VD सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर, उनके पूरे
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करने लग गए, बहुत कुछ हुआ। तो फिर ऑब्वियसली आउट ऑफ प्रोटेस्ट कह लो, आउट ऑफ कंसर्न कह लो, धीरूभाई अंबानी बैक्ड आउट। ही सेड कि यार मैं नहीं इसका पार्ट बनूंगा, बिकॉज इवन जो BCCI बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी जो उनका ट्रांजेक्शनल केस चल रहा था वो तक को भी काफ़ी स्क्रूटनाइज किया गया। तो ही बैक्ड आउट। तो उस टाइम पे फिर जो एन साल्वे उन्होंने राजीव गांधी को कन्विंस किया कि आप हमें 1.8 मिलियन पाउंड्स दें जो हमें डिपॉजिट करवाना है, सो दैट आई कैन गेट दिस बिड इन माय फेवर। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व मिनिमलिस्टिक एट दैट टाइम, मतलब आप सोचो कि हमारे पास तो कहाँ ही फॉरेक्स रिजर्व होते थे। और कंसिडरिंग कि उस टाइम पे वी वर इन टाटर्स, मतलब बहुत बुरे हालत में थे, तो एज ए कंट्री एक प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के पैसे दे दे, पाउंड्स हो कि पाउंड्स, तो मतलब आपको फॉरेक्स रिजर्व को टच करना ही पड़ेगा। वाज अ बिग थिंग। और कंसिडरिंग आप किसके लिए कर रहे हो, एक टूर्नामेंट के लिए। इफ मतलब नो डाउट 83 के विन के बाद दिखा कि उसका इम्पैक्ट है। फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव यू हैव मच बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद, मतलब आप क्यों ऐसी चीज़ में घुसोगे। बट समहाउ ही टुक अ रिस्क। उन्हें लगा कि शायद ये ओवरऑल हमारी इमेज एंड एवरीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेक्स रिजर्व्स वर टच्ड एंड इट वाज गिवन to BCCI so that they could actually bid, or they could actually complete the bid, या जो भी कुछ formalities थी। In the meantime फिर पर सिनारियो चेंज हुआ। जो VP सिंह थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा के डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तो उससे फिर रिलायंस इनटू पिक्चर दोबारा आ गई। तो दे अगेन फेल्ट कि यार अब तो सिनारियो हमारे लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल हो रहा है, तो वी विल गो हेड विद इट। पर उनकी दो कंडीशंस थी। एक तो 87 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इंडिया पाकिस्तान का एक और एग्जिबिशनल मैच था। तो ही सेड धीरूभाई अंबानी कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान जब बैठेंगे वहाँ के उनके बीच में बैठूंगा, उनके साथ बैठूंगा, मतलब बीच में तो नहीं, ऑब्वियसली साथ बैठूंगा। आई ऑल्सो वांट टू बी इन दैट फ्रेम, क्योंकि ऑब्वियसली उनको था कि मेरा एक एलिवेशन हो जाएगा कि येस आई एम द गो टू मैन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, क्योंकि एक वो ग्लोबल इमेज भी देना चाहते थे। और दूसरा, वर्ल्ड कप 87 विल बी रीनेम्ड एज रिलायंस कप। तो ऑब्वियसली BCCI agreed on that, गवर्नमेंट ऑल्सो agreed on that, क्योंकि उनके लिए उस टाइम तो प्रेस्टीज की बात थी। तो अगर आपने देखा हो तो 87 के वर्ल्ड कप को रिलायंस कप कहते हैं। बहुत डिफरेंट था सिनारियो, मतलब बहुत अमेजिंग वो फाइनेंशियल सक्सेस थी। इट वाज लाइक होटल से लेके हर माइक्रो चीज़ पे अनिल अंबानी जो उनके बेटे छोटे बेटे थे, ही हैंडल्ड एवरी सिंगल थिंग। सो लॉट ऑफ आई थिंक इंटरनेशनल माइलेज रिलायंस वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट। और ऑब्वियसली ओवरऑल एग्जीक्यूशन में उन्होंने पूरी जान लगा दी। ऑल द होटल्स दे हैड, उनको उन्होंने ओपन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स दे डिड। दे रियली वेंट एक्स्ट्रा माइल टू मेक इट हैपन, बिकॉज दे कुड सी कि ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमें ग्लोबल लेवल पे अपने आप को कंपनी बनाने का। विजनरी बंदे तो हैं ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दे वर एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर। तो नो डाउट सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड से हार गई, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जीत गई पाकिस्तान से। तो फाइनल ईडन गार्डन में 1 लाख बंदा उन दोनों को देख रहा था, पर 1 लाख बंदा देख रहा है वही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि ODI क्रिकेट का ना अभी उतना एक्सेप्टेंस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। अब मेलबर्न बॉक्सिंग टेस्ट में वैसे क्राउड्स देख सकते थे, पर ODI क्रिकेट वाज स्टिल समथिंग व्हिच वाज गेटिंग एक्सेप्टेड। एक तो 60 से 50 ओवर तक लेके आएंगे ताकि वो इंडियन टाइम जोन एंड ऑल के अकॉर्डिंगली फिट हो सके, क्योंकि हमारे पास UK जितने लंबे दिन नहीं थे ना। जैसे उनके समर्स में तो लंबे दिन होते हैं, तो वी हैड टू फिट इन, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे तो लाइट फाइट का चक्कर ही नहीं था। ये कौन सा लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। तो आपको दिन में ही मैच खत्म करना और ये भी मेक श्योर करना है कि 5 बजे तक मैच खत्म हो जाए। तो 60 ओवर के साथ तो वो दिन में पॉसिबल ही नहीं था। तो UK में इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डेज इन समर्स। इंडिया में इट वॉज नॉट। सो वो 50 ओवर से किए गए एंड देन इट बिकेम द ट्रेंड ओनली 50 ओवर। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग हैपेंड। तो इस टाइम पे एक बहुत ब्रिलियंट सा बंदा जिसका नाम है ललित मोदी, ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इको सिस्टम ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स। पहली बात, जो उनके फादर हैं KK मोदी, अगर आपने वो रेडी मूवी देखी हो तो उसमें वो नाम लेते हैं KK मोदी BK मोदी। एक्चुअली में ललित मोदी के फादर ललित मोदी के चाचा जी हैं। तो दे कम फ्रॉम अ वेरी फेमस मोदी फैमिली। तो बेसिकली आप सोचो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की टाटा बिरला जिस लेवल पे थे, उसी लेवल पे ग्रुप्स में मोदी फैमिली और थापर फैमिली आती थी। थापर फैमिली जिन्होंने पटियाला का थापर कॉलेज दिया है। तो जो KK मोदी थे, ही वॉज बॉर्न इन पटियाला। तो उस टाइम पे मतलब पटियाला प्रोविंस ये सारी आती थी। उनके फादर जो थे KK मोदी के, वो भी पटियाला प्रोविंस में पैदा हुए थे, बट महेंद्रगढ़ में, और ये खुद पटियाला में ही पैदा हुए थे। इसलिए पटियाला का जो मोदी कॉलेज है
वो इनके फादर की देन है। तो ही वॉज बॉर्न इन पटियाला, तो ऑब्वियसली वो महाराजा ऑफ पटियाला के साथ भी एक अच्छा एफिलिएशन था, और महाराजा ऑफ पटियाला इज़ अ मतलब their family was always a very big patron as far as cricket is concerned. महारानी क्लब, ध्रुव पांडव स्टेडियम, वो यादविंद्रा पब्लिक स्कूल, या अगर आपको ये मुल्लापुर स्टेडियम पता हो तो उसका भी तो नाम क्या है, वो तो महाराजा पटियाला के नाम पे ही तो है। तो यादविंद्रा पब्लिक स्कूल से यूवी पढ़े 8th क्लास तक, उसके बाद फिर वो YPS या यादविंद्रा पब्लिक स्कूल मोहाली से पढ़े, रितेंद्र सिंह सोडी, बहुत सारे लोग निकले वहाँ से। तो वो लेगेसी रही है वहाँ पे कि क्रिकेट को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्नेज थी। उस चक्कर में ऑब्वियसली ललित मोदी ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर अर्ली ऑन ड्यू टू दैट, इसलिए वो इवन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एंड मोदी फैमिली का तो देखो ना, मोदी नगर NCR में जो है, जो शुगर मिल्स एंड ऑल, और कुछ एक चीज़ बताता हूँ अच्छी सी इंटरेस्टिंग। तो ही वेंट टू द US फॉर हिज स्टडीज़, मोदी, एंड हैड अ वेरी कलरफुल लाइफ देयर। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द डिटेल्स बिकॉज कल कोई और लीगल बैटल हम इनवाइट ना कर ले। लॉट ऑफ थिंग्स लाइक काफ़ी कुछ हुआ। तो मैं तो सोच रहा था ये पॉडकास्ट का लिंक मैं ललित मोदी जी को भेजूंगा। अरे वो लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव है ना, इवन राशिमानी के साथ पॉडकास्ट भी आया। नहीं वो देखो उनका भेज सकते हैं, बताओ पहले। हाँ, हम तो ऐसी बात करेंगे नहीं ना। तो ही हैड अ वेरी कलरफुल लाइफ देयर। दो कॉलेजेस में गए, डिग्रियाँ कंप्लीट नहीं हुई, अल्टीमेटली वो सेंड बैक फ्रॉम द US ड्यू टू सम कलरफुल थिंग्स, मेनी थिंग्स। चलो काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे। तो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। अब उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन टबैको इंडस्ट्री में भी रहा है, जैसे कि फोर-स्क्वायर पता होगा अगर आपको ब्रांड, तो रेड एंड वाइट जो ये सिगरेट के ब्रांड्स हैं, इनके ओनर कंपनी के ललित मोदी ही हैं। इट बिलोंग्स टू मोदी ग्रुप ओनली। तो अब ऑब्वियसली मेरे फिलिप्स ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर था, अब तो टोटली इनका ही है। तो ऑब्वियसली जो मतलब ऑब्वियसली तो उसके कारण टोबैको इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन था, तो इसलिए वो BCCI वगैरह में विल्स वर्ल्ड कप वो सब चीज़ें भी आई। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक डूइंग द राउंड्स। प्लस जो वसुंधरा राजे हैं, जो राजस्थान के CM रहे हैं, उनके बहुत क्लोज रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशंस रही हैं। तो उसके चलते ऑब्वियसली ही वॉज ऑलवेज ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल ऑल द टाइम। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग, आप ये सोचो, एक मैं इनके जो फादर है KK मोदी, उनके एक बहुत क्लोज एसोसिएट से मिला था। ही इज़ राइट नाउ विद रवि जयपुरिया ग्रुप। कोविड फर्स्ट वेव के बाद तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि इनके जो होटल्स का सबका, तो ही सेड कि जब KK मोदी BK मोदी इन सबका डिवीजन हुआ था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी हरसेल्फ हैड टू इंटरवीन। वो खुद बैठे थे डिवीजन के अंदर। मतलब इस लेवल का आप सोच सकते हो एक्सेस टू पावर था इनके पास कि फैमिली डिवीजन में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैड टू इंटरवीन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब ऑब्वियसली फॉर एक्सपोजर वो सब चीज़ें अलग लेवल की हो जाती है ना। तो ऑब्वियसली बीइंग इन द US ही हैड ऑलवेज सीन द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ दोज लीग्स ऑन द पीपल। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग कि जो क्रिकेट को वो मतलब एक ब्रॉडकास्टर व्यू पॉइंट से एक कल्चरल एग्रीगेटर की तरफ ले जाए, और वो हुआ भी है IPL के थ्रू। तो ही केम अप विद दिस आइडिया अराउंड 90s कि हम ODI का ऐसा कुछ टीम फॉर्मेट, सिटी वाइज क्लब्स, इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जो US में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। तो बट ज़्यादा कुछ इम्पेटस मिला नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हम उस टाइम पे इतना आगे कहानी की चल भी नहीं रही थी। तो 2003 में इंग्लैंड वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बिकॉज उनको था कि जो यूथ आ रही है उनको काउंटी क्रिकेट के 50 ओवर्स या 4-day मैचेस उतने इंटाइज नहीं कर रहे, तो उनको भी कुछ नया करने की ज़रूरत है। तो देन दे केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ T20s। तो T20 ब्लास्ट का नाम मिला था उसे। 2003 का इनॉग्रल सीजन ही बहुत बड़ा सक्सेस था। फिर पाकिस्तान में टूर्नामेंट शुरू हुए, ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट शुरू हुए, वेस्ट इंडीज़ में शुरू हुए, एंड देन इवन ICC ऑल्सो थॉट कि यार वर्ल्ड कप ही करा लेते हैं। 2007 में जो हुआ, इंडिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। इंडिया को लगता था कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कि ये मतलब अभी हम बहुत मुश्किल से अपनी क्रिकेट में एक अच्छी ग्रिप बना रहे हैं, दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। दैट्स व्हाई दे डिडंट इवन सेंड द टीम A। उन्होंने अपनी BC टीम ही भेजी थी। उसमें भी सोचो धोनी वॉज द थर्ड इन द लाइन जो कैप्टन होने चाहिए थे, और तब भी मतलब युवराज और सहवाग को भी लगा क्या ही करेंगे, मजाक सही तो है, बट इंडिया जीत गया। और वहाँ पे तो राशिमानी के पॉडकास्ट में भी कितने अच्छे से ललित मोदी ने बोला है कि मैंने उनको कहा था कि जिसने 6 छक्के मार दिया या ऐसा कुछ ले लिया इसने, उसको मैं मतलब वो मर्सिडीज़ दूंगा या कोई भी गाड़ी दूंगा एंड ऑल। एंड जब युवराज ने 6 छक्के मारी थी, केम रनिंग टू मी इन द डग आउट कि वेयर इज़ माई मर्सिडीज़ और वेयर इज़ माई BMW और वॉट एवर ही हैड प्रॉमिस एंड ऑल, वो सब चीज़ें।
तो ऑब्वियसली वी डोंट नो इफ दैट वाज द वे, बिकॉज एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो ICL था वो अप्रैल 2007 में फॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था, जो SL ग्रुप है जी एंटरटेनमेंट वाले, और वो भी जो है सुभाष चंद्रा वो भी बहुत एंटरप्राइजिंग बंदे हैं, बहुत इनोवेटिव बंदे हैं। अब ये सोचो वो SL वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट कब लेके आए इंडिया में, when all these things were unheard of। वो भी obviously US inspired concept ही था, डिज्नीलैंड ही है, थीम पार्क concept ही था, तो उनको भी वो पूरा exposure था कि how these all things work in that particular part। और obviously बहुत strong उनके भी political connects रहे हैं। तो अब ये सोचो कि अप्रैल 2007 में ICL came into existence and they had very strong political backing। अब ये सोचो कि उस टाइम जो लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने रेलवे के सारे ग्राउंड्स ओपन कर दिए थे फॉर ICL, ठीक है। इवन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अग्रीड कि आप करा लो, ये ईडन गार्डन्स ले लो, ठीक है ना। इवन जो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम था अहमदाबाद का, दैट वाज आल्सो गिवन। तो जो क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो इंडियन इकोसिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट लाइक दैट एवरी स्टेडियम इज अंडर BCCI। सर्टन स्टेडियम्स वर ऑब्वियसली अंडर द स्टेट बोर्ड्स, और या रेलवे की खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो और अब आप सोचो कि सुभाष चंद्रा भी बड़े इंटरेस्टिंग से बंदे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जी न्यूज़ एंड ऑल, उनका भी पॉलिटिकल पैटर्नेज हर तरफ रहा है। तो वहाँ पे एक रूलिंग पार्टी जो उस टाइम पे है, उनके अंदर लोगों को कन्विंस करना, उस इकोसिस्टम में घुसना उनके लिए भी पॉसिबल था। और BCCI स्ट्रेट अवे फेल्ट थ्रेटेंड, क्योंकि उनको लगा यार हम भी तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही तो हैं। कल अगर इस लीग को, और पता है प्रॉब्लम क्या था, तब तक जो डोमेस्टिक में सैलरीज थी वो अच्छी नहीं थी, तो nobody even gave importance to that particular part. So this guy, just like the rebel cricket that happened in 1970s in Australia, जब कैरी पैकर क्रिकेट आया था, या जो 80s में साउथ अफ्रीका में रेबल क्रिकेट आया था ड्यूरिंग अपार्थीड, उन्होंने भी यही किया था कि प्लेयर्स को अच्छे चेक्स दिए थे। उस टाइम पे तो विविन रिचर्ड्स को $1 मिलियन तक का भी चेक ऑफर हुआ था टू प्ले फॉर साउथ अफ्रीकन टीम्स। ही सेड नो बिकॉज उनको लगा था कि वो मतलब जो अफ्रीकन बैटल है अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन, उसको मैं मतलब काउंटर कर दूंगा, तो वो ऑब्वियसली डिडंट गो अहेड विद दैट। पर आप सोचो कि वैसा सा कल्चरल शिफ्ट ICL लेके आया कि यार हम यहाँ पे अब लोगों को एक अच्छी सैलरीज ये सब चीज़ें देंगे, और BCCI ने एकदम से डोमेस्टिक सैलरीज बढ़ा दी, लोगों को रिटेन करने की कोशिश की, पर उनकी कोर टीम के लोग ही चले गए। कपिल देव वेंट, किरण मोरे वेंट। किरण मोरे सोचो वॉज लाइक जो उनका इनिशियली 2006 तक का वो था आपका, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जो स्काउटिंग इकोसिस्टम था उसमें कितने मेजर रोल प्ले कर रहे थे वो। तो ही न्यू हाउ द ग्रास रूट लेवल क्रिकेट वर्क्स इन इंडिया। तो काफ़ी सारे लोग चले गए। प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक तो ऑब्वियसली 2000 नवंबर ऑनवर्ड से, जब सितंबर में इंडिया जीता है, नवंबर ऑनवर्ड से ऑफिशियली मैचेस भी होने शुरू हो गए थे ICL के, और इनिशियल रिस्पॉन्स वाज डिसेंट, नॉट बैड। एक और कंसर्न क्या हुआ कि ICL ऑल्सो गेव विंडो टू अनदर ईवल कॉल्ड मैच फिक्सिंग। इसके पीछे भी क्या कहानी है, 2004 में जो सुपर बॉल होता है US में, इट्स अ वेरी वेल व्यूड इवेंट। वहाँ पे जो जेनेट जैक्सन है, कम्स फ्रॉम द जैक्सन फैमिली, वी नो ऑल दैट, ठीक है ना। जस्टिन टिम्बरलेक के साथ परफॉर्म कर रहे थे, एंड सडनली जो उनका वार्डरोब माल फंक्शन हुआ, ठीक है ना। उस चक्कर में इट बिकेम अ ह्यूज डिबेटेबल थिंग। तो उस टाइम से जितने भी ब्रॉडकास्टर्स उसने ग्लोबली डिसाइड किया कि 7 to 8 सेकेंड्स का हम डिले डालेंगे लाइव मैच और नियर लाइव मैच में, तो जो एक्चुअली में हो रहा है और जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसमें, सो दैट कि सच अ ग्लिच एवर हैपन्स वी हैव दैट विंडो जहाँ पे हम ये करेक्शन कर सकें, कि हम इस चीज़ों को चेंज कर सकें। तो उसके चक्कर में IPL में तो ऑलमोस्ट 12 सेकेंड का डिले होता है। तो वहाँ पे ये ऑलरेडी स्पॉट फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट घुसना शुरू हो गया था, और ये स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग ने ICL को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया। क्योंकि एक तो वहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप ढाका या मतलब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ के क्लब्स थे और यहाँ की मिक्सर से टीम्स बनी थी, ठीक है ना। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी टू एक्चुअली ब्रिंग इन दैट एलिमेंट। तो क्रिस क्रेन्स उसमें इन्वॉल्व थे, बाद में बहुत गंदी जिंदगी जी है उन्होंने। उसमें दिनेश मोंगिया, अगर आपको याद हो, 2003 में इंडिया के लिए तो देखा ही है उनको, हाँ, तो वर्ल्ड कप भी खेले थे, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। वो बैन भी हुए बाद में फॉर लाइफ, उनको तो बाद में इवन एमनेस्टी भी नहीं मिली, वापस भी नहीं आने दिया। तो जो क्रिकेटर्स, अंबती रायडू, काफ़ी सारे लोग चले गए थे, फिर उनको रेबल डिक्लेयर करके उनको बैन ही कर दिया था। इवन उनके स्टेट बोर्ड्स से प्रेशर डलवाया, बड़ा कुछ किया, बट डिडंट वर्क आउट दैट वेल।
तब फिर एकदम BCCI फेल्ट किया दिस इज द टाइम वेयर इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर अस, अब हमें सोचना पड़ेगा। फिर उन्होंने IPL को लॉन्च करने का फुल फ्लेजेड डिसीजन लिया और वहाँ पे फिर ऑक्शंस हुई। 8 टीम सोची पहले, तो उसमें 8 टीम में उस टाइम पे उन्होंने टोटल $50 मिलियन पर टीम का सोचा था। अच्छा। हाँ, और जो $400 मिलियन में सारी की सारी टीमें हो जाएंगी। तो बिडिंग हुई तो वो खींचते खींचते ऑलमोस्ट $800 मिलियन तक चला गया था। तो मतलब $800 मिलियन मतलब कि व्हाट दे एक्सपेक्टेड उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो नो डाउट स्टार्टिंग में तो प्लेयर्स कन्विंस करने बड़े मुश्किल थे। सोचो ब्रायन लारा तक को ऑफर दिया था कि आप यहाँ आ जाओ, ही डिडंट एग्री। अच्छा। हाँ, बिकॉज उनको वहाँ पे फिक्स सैलरी मिल रही थी। यहाँ भी ऑक्शन में आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं था। फिर इतना तक मेक श्योर किया था कि जो ये मार्की प्लेयर्स है शेन वॉर्न एंड ऑल, इनको $500,000 to $400K तो पक्का श्योर मिलेगा ही मिलेगा। इवन इफ पीपल डोंट बिड फॉर देम, इतना होगा जस्ट टू मेक श्योर दैट दोज पीपल टर्न अप। और उस टाइम पे 6 महीने लगे थे इवन वॉर्न तक को भी कन्विंस करने के लिए आप आओ कैप्टन करो। और उनको अल्टीमेटली तीली क्या लगाई थी कि यू कैन शो इट टू द वर्ल्ड कि जो आप ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन होते तो क्या कर सकते थे। और वो तो ऑब्वियसली शेन वॉर्न की हमेशा दुखती रग थी ही। तो वो दुखती रग जब शेन वॉर्न की पकड़ ली तो फिर शेन वॉर्न स्काउटिंग से लेके हर लेवल पे राजस्थान रॉयल्स के साथ इन्वॉल्व हुए, जो उनका काम नहीं था बेसिकली। उन्होंने मतलब ये किया कि कामरान कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, हर बंदे के ऊपर उन्होंने काम किया। तभी तो रुकीज़ की टीम थी उस टाइम पे, हर बंदे उन्होंने रोल क्लैरिटी दी, बंदे बनाए और ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन जीते भी वो उससे। पर शेन वॉर्न वेंट एन एक्स्ट्रा माइल, इवन उन्होंने हायरार्की ब्रेक की। जैसे काफ़ी लोगों को उस टाइम होता था कि कैप्टन और मैनेजर को स्वीट्स मिलते थे, बाकियों को उतने अच्छे रूम नहीं मिलते, तो कई इंडियन प्लेयर्स ने उसके ड्रामे किए। तो उन्होंने वो कल्चर ब्रेक किया, काफ़ी कुछ किया कि यार मेरे को जीतना है बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे सब ड्रामों में नहीं फंसना। तो उन्होंने, ये बहुत बड़ी चीज़ थी फॉर समबडी टू ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म इनटू इंडियन डोमेस्टिक इकोसिस्टम, क्योंकि ये तो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स ने कभी देखा ही नहीं था ना सुना था कि ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट था इन देम, वेयर एन इंटरनेशनल स्टार ऑफ हिज स्टैचर came in and gave a completely new way how Indian cricket should work. Even though it was not a pure domestic cricket, it was commercialized way, but काफ़ी सही था। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड था NFL से, NBA से, इसीलिए सैलरी कैप ऐड हुई जो कि इम्पोर्टेंट था। सैलरी कैप ऐड हुआ, प्लस क्लोज्ड फ्रेंचाइजी बनी, इकोसिस्टम बना। क्लोज का मतलब होता है, मतलब आप इसे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्लोज। नहीं, मैं क्लोज का यही है कि कोई भी टीम्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल रही, रेलीगेशन नहीं होएगी, और अगली किसी और लीग में जाके बेटर परफॉर्म करके वापस नहीं आ रही। इसमें एक ही डिविजन्स नहीं है। हाँ, डिविजन्स नहीं है, और मतलब एक सर्कल के अंदर अंदर ही रहने वाली अगर 10 टीम्स हैं तो ये 10 ही खेलेंगे आपस में। और उसका एडवांटेज भी है, उसका एडवांटेज ये है कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है करोड़ों अरबों, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की श्योरिटी है। उसको पता है कि यार आप ये सोचो, जहाँ रणजी मैचेस में क्राउड ही नहीं है, वहाँ पे हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि IPL का डिवीजन 2 में बंदे आएंगे। अभी तो डिवीजन 1 को लेके श्योरिटी नहीं है। उस टाइम पे भी आगे कौन आए, वही लोग जिन्होंने पहले पैसे डाले हैं। रिलायंस ग्रुप, ठीक है ना, उन्होंने MI ली, ठीक है ना, उस सारे बड़े ही लोग थे। हाँ, डाबर ग्रुप। पंजाब के ओनर्स कौन है? 60 मतलब पंजाब का अगर हम देखें तो 23% शेयर्स प्रीति जिंदा के पास हैं, 23 नेस्वाडिया, 6% शेयर्स आई फॉरगॉट। और अगर हम देखें तो 40 अभी भी जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं 48% वो डाबर ग्रुप के पास है। तो डाबर ग्रुप को कन्विंस किया। डिफरेंट ऐसे ही जयपुर का तो हम वी ऑल नो, उनका तो अच्छा खासा मॉडल बना होता है। तो उसमें फिर 55% शेयर्स वेंट टू शाहरुख खान वहाँ पे, और मेहता ग्रुप के पास बाकी ग्रुप्स थे। इंडिया सीमेंट जो उस टाइम ऑलरेडी BCCI में काफ़ी पेनिट्रेट कर गए थे, उनके पास CSK गया, जो ऑब्वियसली किंगफिशर ग्रुप था वहाँ पे RCB मिला, RCB गया। और डेक्कन एक किसको मिली थी? डेक्कन चार्जर्स के ओनर्स इनिशियली कौन थे? डेक्कन क्रॉनिकल्स करके थे जो कंपनी, हाँ उनके पास थी, और बाद में वो ऑब्वियसली डिफॉल्ट भी कर गए थे। तो उस चक्कर में फिर वो बेचने की कोशिश की थी। डेक्कन क्रॉनिकल्स के पास थी, यस। फिर बाद में सन जो टीवी नेटवर्क है उन्होंने ली थी ना, SRH, वो तो बाद में हुआ था। हाँ, इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल 8 टीमें थी
दिल्ली में तो 50-50% है, 50% JSW ग्रुप के शुरू पास से है। था क्या? नहीं, दिल्ली डेयरडेविल्स तो पहले किसी और की थी। वो तो ब्रांड वैल्यू चेंज हुई है। अच्छा, थी सेम ही। ओनर्स तो मेरे ख्याल से GMR और यही थे, बाकी जितना मुझे या नहीं, इन्होंने 50% स्टेक बेचा है GMR को हाँ बाद में, JSW ग्रुप ने ना, या JSW ने लिया था 50%, मतलब किसी एक ने लिया है। हाँ वो ये JSW ग्रुप भी ना बहुत पुराने लिंक्ड है। मैंने एक दो बार डिस्कस भी किया कि हाउ माई फैमिली नोज JSW, बिकॉज जो मेरे मैटरनल अंकल हैं, ही वर्कड विद फादर ऑफ पार्थ जिंदल फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम पे जो सचिन जिंदल है, हु इज़ द फादर ऑफ पार्थ जिंदल, वो काफ़ी क्लोज बिजनेस एसोसिएट थे, काफ़ी ज़्यादा। मतलब माई मैटरनल अंकल गेव हिम लॉट ऑफ इनपुट्स इन अर्ली ऑन विद दिस बिजनेस, जब उनका मुंबई में ही था सेटअप, तो इसलिए वो काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिगार्ड है। मतलब 87 में एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। तो देयर वाज अ वेडिंग ऑफ माय यंगर मैटरनल अंकल, जो मेरे सबसे छोटे मामू हैं, तो उसमें मैं सरवाला था। तो उसमें सचिन जिंदल, हु इज़ द फादर ऑफ पार्थ, ही केम टू लुधियाना इवन इन पीक मिलिटेंसी टू अटेंड दैट वेडिंग, एंड माई डैड हैड टू अटेंड हिम द एंटायर वेडिंग। तो इसलिए वो उनका है वो विजन जो माई डैड शेयर्स, द इंटरेक्शन ही हैड, कि वो काफ़ी पैशनेट थे उस टाइम से स्पोर्ट्स एंड ऑल को लेके, और प्लस इज़ ऑलवेज बिल्ड दैट लेगेसी ऑल्सो। तो ये सारे लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ें बिल्ड की हैं। एंड फिर ऑब्वियसली और टीम्स भी ऐड हुई। 2011 में 2 टीमें और ऐड हुई, कोची टस्कर्स। उनका भी बड़ा अजीब सा सिस्टम था। कोची टस्कर्स एक्चुअली वांटेड अहमदाबाद एज देयर मेन सिटी, और उन्होंने नाम भी कुछ और सोचा था। कोची को लेके वो इसलिए श्योर नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे एंटरटेनमेंट टैक्स जो केरला में था वो 36% था। अच्छा, तो इसलिए उनको लगा था कि इट विल नॉट मेक एनी फाइनेंशियल सेंस टू देम। तो फिर वो जो केरला गवर्नमेंट थी, उन्होंने 50% वेव ऑफ कर दिया था। दैट इज़ वाई देन दे डिसाइडेड कि चलो कोची टस्कर्स कोची में ही बेस रखते हैं अपना। एंड ऑब्वियसली वो तो 1 साल में डिफंक्ट ही हो गई थी, बिकॉज फाइनेंशियल रेगुलरिटीज़ बहुत कुछ, उसका तो बहुत अच्छा खासा मतलब कच्चा चिट्ठा खोला ही है। ललित मोदी ने कि क्या कहानी थी, किस तरह से उस टाइम पे उसमें शशि थरूर इन्वॉल्व थे, क्या क्या था सारा कुछ। और इफ़ आई रिमेंबर दैट एरा करेक्टली, 2011-12 का मुझे अच्छे से एरा याद है। उस टाइम पे शशि थरूर वॉज द पोस्टर बॉय फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो। मतलब मैंने एक बार 2 बार काफ़ी बार डिस्कस भी किया कि मेरे एक फ्रेंड है, यू हैव ऑल्सो मेट हिम, जो पेटीएम में जब फर्स्ट वॉलेट बनाया था, ही हैड सोल्ड हिज कंपनी प्लस TXT टू पेटीएम, और उससे पहले उन्होंने शशि थरूर को ही एज एन एडवाइजर पिच करने की कोशिश की। तो उन्होंने 1-2 बार ट्वीट भी किया था उनके बारे में। दिल्ली वाला मैं वो जो कन्फ्यूजन थी वो बता देता हूँ। GMR ग्रुप ने खरीदी थी दिल्ली डेयरडेविल्स, हाँ, बाद में 50% स्टेक JSW को बेचा था, और अच्छे खासे प्रॉफिट में बेचा था। तो मैं वही कह रहा था ना, मुझे भी यही दिमाग में था कि JSW बाद में आया, वो GMR पहले बिड करके गए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। फिर सहारा ग्रुप भी आई थी, उनका पुणे थी उनकी टीम, पुणे वॉरियर्स। बाद में वो भी चले गए थे बिकॉज उन्होंने 3 साल में कुछ बना ही नहीं पाए थे। आई थिंक वो 46-45 मैचेस खेले थे, 33 हारे थे, 11 जीते थे, और 1-2 नो रिजल्ट्स थे। तो दे कुडंट बिल्ड द लेगेसी, प्लस उनको फिर फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं लगी, तो दे ऑल्सो वेंट। प्लस सहारा ग्रुप वेंट थ्रू अ लॉट ऑल्सो, वी नो। उसके बाद उनके काफ़ी सारे कोर्ट केसेस, बहुत कुछ हुआ है, तो 2013 में वो भी डिफंक्ट हो गए। तो ये 10 टीम्स थी। फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि टीम्स के सब कुछ सही था। जयपुर और पंजाब को 2010 में भी टर्मिनेट करने का सोचा था BCCI ने, बिकॉज दे वर नॉट वेरी क्लियर कि उनकी ओनरशिप की क्लैरिटी नहीं है। देन दैट केस वेंट टू कोर्ट एंड अल्टीमेटली इट सेटल्ड। फिर 2013 में तो स्पॉट फिक्सिंग ही आ गई, जिसमें फिर 15 में जाके CSK बैन हुई, राजस्थान रॉयल्स बैन हुई। फिर 2 टेम्प्रेरी IPL टीम्स आई, जहाँ पे जो गोइंका साहब ने आपकी RPSG, हाँ, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, तो उन्होंने गुजरात लाइंस जो इंटेक्स, जो टैंकी बनाते हैं इंटेक्स की, अच्छा, उन ग्रुप ने ली थी। इंटेक्स कंपनी जो है, ठीक है। तो दे हैड गुजरात लाइंस। पता ही था ऑब्वियसली, इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। अब आप ये सोचो डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं। जब कोची और ये पुणे वॉरियर्स बिकी थी, ये कलेक्टिवली 3200 करोड़ की बिकी थी। मतलब दोनों, एक 17 करोड़ 100 करोड़ की, एक 1500 करोड़ की। और ये 3200 करोड़ इतना ही पैसा आया था 2008 में सारी 8 टीमों को मिला के। तो विद इन 3 years, look at the brand value increase that IPL had experienced, कि जो जितने में 8 टीम में आ गई, उतने में 2 टीमें ही बिक पाई। और अब तो ऑब्वियसली वी नो कि 2022 में जब दोबारा 2 टीम्स ऐड हुई, तो वहाँ पे तो जो लखनऊ सुपर जायंट्स है वो 7000 करोड़ में बिके थे, और जो
आपके जीटी थे गुजरात टाइटंस, वो 5,000 करोड़ में बिके थे। तो जंप टुवर्ड्स द थिंग्स तो और इंसानिटी की तरफ चली गई, तो 10 साल में वो चीज़ें और बढ़ गई। तो अब तो ऑब्वियसली वी नो 10 टीमें हैं बिकॉज पर आईपीएल में ओवरऑल अगर और जो डेक्कन चार्जर्स इनिशियल टीम थी उनका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ और उनको फिर अल्टीमेटली कोई ओनर भी नहीं मिल पाया नया, तो इसलिए फिर वो बिड दोबारा गई बाहर। तो फिर उसमें सन नेटवर्क वाले जो हैं, जिनका सन टीवी भी है, जो तेलुगु इंडस्ट्री में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, उन्होंने फिर सनराइजर्स हैदराबाद टीम बनाई SRH। और जबकि डेक्कन चार्जर्स ने 2009 का सेकेंड आईपीएल जीता भी था, बट ऑब्वियसली कम्प्लीटली डिफरेंट ओनर्स, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेंचाइजी, सब कुछ अलग है, तो हम सेम नहीं कह सकते कुछ भी। तो इन टोटालिटी अगर हम देखें तो आज 10 टीमें एग्जिस्ट करती हैं और इफेक्टिवली आईपीएल 15 टीमें देख चुका है, क्योंकि कोची गया, फिर पुणे की 2 टीमें, फिर एक गुजरात अलायंस और एक आपका डेक्कन चार्जर्स। तो आगे है और प्लान्स एक्सपेंशन के सबके, बट ये कोर इकोसिस्टम एग्जिस्ट किया एज फार एज आईपीएल इज कंसर्न्ड। और बहुत सारी रेजिस्टेंसेस थी, बहुत कुछ था, बिकॉज आप ये सोचो कि ललित मोदी के टाइम पे, इवन अगर मैं राजस्थान रॉयल्स के भी थोड़े से कच्चे छींटे खोलूँ, तो उनका भी जो रॉयल स्पोर्ट्स के ओनर रहे हैं उनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक्स थे। मतलब उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी थी इंडिया की ड्यूरिंग दैट टाइम, प्लस आसाम में भी वो ही सब रूल कर रहे थे, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। बिकॉज इवन जो मेन ओनर है, जो इतने ज़्यादा थोड़े बैकग्राउंड में रहते हैं, जिनके साथ रियान पराग भी लिंक होते हैं, जो आसाम से ही आते हैं, ही वॉज वेरी क्लोज टू द रूलिंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दैट स्टेट। मतलब उन्होंने कैबिनेट तक में भी ऑनरेडी पोस्ट पे सर्व किया मल्टीपल टाइम्स। तो उस लेवल का मतलब वो रहा है। तो आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सोच सकते हो कि हर टीम किसी ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप के पास ही गई थी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। और इतना बड़ा बेट कोई और ले भी नहीं सकता था। आप सोचो, इट वॉज अ वेरी हाई रिस्क थिंग, क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं था हाउ द पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। मुझे पता है कि जब 18 अप्रैल को 2008 में पहला मैच हुआ था, तो उससे पहले आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड ऑल जो MBA करके उससे इंटर्नशिप करने गए हुए थे कि यार फील्स ही नहीं आ रही यार, एक सिटी को सपोर्ट करेंगे, इंडिया नहीं होएगा इसमें एंड ऑल, ये सब चीज़ें। और उस टाइम पे फिर फर्स्ट सीजन वो सच अ बम्पर, और उसके बाद तो इट इज़ ओनली, और सेकेंड 2009 में प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। 2009 में इलेक्शंस थे, इलेक्शन के चलते सिक्योरिटी कंसर्न था, और ऑब्वियसली जो 2009 के राउंड रूलिंग पार्टी थी वो रिस्क लेना भी नहीं चाहती थी, तो उसमें साउथ अफ्रीका भेजा गया IPL को, और वहाँ पे भी समहाउ सीजन वेंट वेल। तो काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू निकला है, मैच फिक्सिंग एलिगेशंस, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, बहुत कुछ हुआ है, बट समहाउ इट इज़ ऑलवेज थ्राइव टू बिकम इवन बिगर एज एन इकोसिस्टम। एंड अभी और बात हो रही है कि 2028 में शायद और टीम्स भी ऐड होंगी, और मैचेस भी शायद 100 के आसपास पहुंच जाए। 100 मैचेस। देखो आईपीएल में मुझे क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ओवरऑल एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पैरेलल मैचेस भी होने शायद शुरू हो जाए, क्योंकि वो व्यूअरशिप को, जैसे कि अब हो क्या गया है कि OTT के आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो आप ये नहीं चाहते कि अगर डल मैच में आपका व्यूअर ही टूट जाए, तो आप चाहते हो जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड ऑल में होता है कि देयर आर पैरेलल मैचेस गोइंग ऑन द मैच डे। तो आपको एक मैच बढ़िया नहीं लग रहा, यू कैन स्विच ऑन टू द अदर मैच, यू कैन हैव गुड टाइम देयर, तो एटलीस्ट वो आपका व्यूअर रिटेन्ड रहता है। और ऐसा ही होता था, मतलब जब मेरे को याद है पहले इवन वर्ल्ड कप्स में भी कुछ ऐसा होता था कभी कभी, हाँ, पुराने टाइम पे पैरेलल मैचेस होते थे, डेफिनेटली। तो लोग स्विच करते थे, इधर देख लो फिर उधर देख लो फिर इधर देखो, जिधर मैच इंटरेस्टिंग हो रहा होता था उधर देखने लग जाते थे। काफी बार ऐसे होता था इंडिया की विकेट्स गिर गई हैं ज्यादा, तो दूसरा मैच लगा लो भाई, इधर देखेंगे। इंडिया का तो मैच छोड़ना बड़ा औखा ही होता था, पर यस, या सहवाग आउट हो गया या सचिन आउट हो गया, चलो उधर देख लो। सो अब वो नहीं होती, अब वर्ल्ड कप के मैचेस ऐसे खेले जाते हैं कि भाई एक दिन एक ही होगा। तो आप वो कह रहे हो वो सेम चीज अब हो सकता है IPL में हमें देखने को मिले। कैन बी वे फॉरवर्ड, या फिर उसकी विंडो बढ़े या स्प्लिट विंडो बन जाए ताकि कहीं और एक विंडो में भी फिट इन हो पाए, क्योंकि जो पैट्रनेज फॉर IPL बन रहा है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल क्रिकेट से भी ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है। मतलब नाउ इवन आप देखो यार, जो कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल एवरीथिंग हैपन्स अराउंड IPL, जो एंगेजमेंट है, बिकॉज इसमें पता है क्या हुआ है, इसमें जो बहुत ब्यूटीफुल वेव जो हुआ है
वो ये हुआ है कि IPL को ज़्यादा कल्चरल इंटीग्रेशन मिल गई है बहुत तगड़ी हद तक. मतलब आप ये सोचो, आप इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करो तो लोग फिर भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर कैन यू टॉक अबाउट IPL टीम्स? कैन यू टॉक अबाउट IPL टीम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट? कि आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दो, एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश है. और वहाँ पे भी ना, हाउ द कल्चरल इंटीग्रेशन हैज हैपेंड फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टर्स पर्सपेक्टिव. अब 75% ऑफ द ऑडियंस जो है वो 3 फ्रेंचाइजीज को फॉलो करती है, CSK, MI एंड RCB. CSK, MI for obvious reasons because वो 10 बार जीतते हैं मिला के. RCB because they have always played their brand game brilliantly. अब आप सोचो, इन 3 मेन 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो आपका देखने आ रही है IPL, वो इन 3 टीम्स के कारण आ रही है. अब इन 3 टीम्स के मेन बंदे कौन है जिनके अराउंड कहानी रहती है? रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड MS धोनी. तो इसीलिए फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टर्स पर्सपेक्टिव, एंड हिंदी ब्रॉडकास्टर्स जो हैं या वर्नाकुलर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उसमें भी हिंदी, उनको तो पता है ना कि लार्जेस्ट ऑडियंस जो हम डील करने वाले हैं उसका 75 to 80% ऑफ द ऑडियंस इज ओनली कमिंग इन टू वॉच 3 people or 3 teams. So their narrative has to be around them. That is why in the maybe आप कह लो कि जो थोड़ा एलीट स्ट्रैटा है उसमें डिस्कशन होती है कि ये है वो है ऐसा है वैसा है. जो थोड़े से नर्डी हैं, थोड़े से प्योरेस्ट ऑफ द गेम्स हैं, क्रिकेट है, उनको दिखता है. बट मासी क्राउड तो अभी भी बहुत खुश है बिकॉज आपने एक कल्चरल इंटीग्रेशन किया इवन विद योर ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस. कल्चरल इंटीग्रेशन क्या है कि लोग इन 3 प्लेयर्स के अराउंड अपने आप को देखना चाहते हैं. तो दे एसोसिएट विद देम कल्चरली, दे एसोसिएट विद देम लॉट ऑफ रीजंस. तो एंड वो कल्चरल थिंग का मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जैसे आप मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब बेंगलुरु में सेटल्ड हैं, नॉल हैं. दे टॉक टू लॉट ऑफ बंगालीज ऑल्सो इन दैट सिटी. तो वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे दे रिलेट टू KKR फॉर दैट मैटर. और ऐसे मतलब बहुत सारी और भी चीज़ों का टोटली डिपेंड्स कि हाउ योर टीम्स हैव बिन. KKR somehow has fallen off the radar as far as that cultural integration has happened. वो नहीं कर पाए. समान क्यों नहीं कर पाए? मतलब कि शाहरुख खान वो सच अ बिग स्टार, तो मुझे लगता है शाहरुख खान खुद भी अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहे थे फॉर द मेजर पीरियड ऑफ टाइम, जब वो थोड़ा ऑफ द रडार भी रहे. जब वो मेरे को थोड़ा सा वैसे ही लगता है कि इनिशियली जब वो सौरव गांगुली को लेके आए थे, मतलब वो पीक चल रहा था उसको KKR का, कि मतलब जो कल्चरल इंटीग्रेशन थी वो उस टाइम पे मैक्सिमम थी. और मेरे को तो ये लगता है कि जब IPL स्टार्ट हुआ था शायद कल्चरल इंटीग्रेशन में नंबर 1 पे ही चल रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ कर दिया था इन्होंने पहले सीजन ही. इन्होंने शो भी लॉन्च कर दिया था. सौरव गांगुली की जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग हुई थी उस टाइम पे किसी की भी नहीं हुई थी. क्योंकि आप ये समझो ना, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार चिल्ला के बोल रहा सौरव गांगुली के बारे में कि ये है वो है बढ़िया बंदा, ये हुआ है ना. उनको पैरेलल स्टेज दिया, उनको पैरेलल स्टेज दे दिया था, उनको अपने जैसा ही एक क्रिकेट का हीरो बना दिया था. इसलिए आप देखोगे लाइव शोज में कहाँ पे आपको गांगुली दिखेंगे शाहरुख खान के साथ. तो उन्होंने वहाँ पे वो गेम अच्छी खेल ली थी. समहाउ आप जब KKR सोचते हो तो आपके दिमाग में कैप्टन्स कौन से आते हैं दिमाग में? सिर्फ एक गौतम गंभीर आता है. उसके अलावा और कोई कैप्टन, या सौरव गांगुली याद आते हैं, गौतम गंभीर जो स्ट्रेट अवे मेमोरी में है. उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है. कि यही रीज़न रहा है इनका. बाकियों के केस में ये रहा है कि मुंबई इंडियंस ने अगर रोहित शर्मा को आइडेंटिफाई करा तो उनको बैक भी पूरा करा. आइडेंटिफाई तो खैर डेक्कन चार्जर्स ने करा था उनको, पर एज अ अनऑफिशियल वाइस कैप्टन थे वो. मतलब उसमें गिलक्रिस्ट के साथ. एग्जैक्टली. पर जब मुंबई इंडियंस ने उनको ले लिया था उसके बाद उनको जितना लॉन्ग रन दिया गया है, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और उनकी उन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है. एग्जैक्टली. और ये बैंगलोर ने भी करा. बैंगलोर ने मैच जीते हारे, पर विराट कोहली उनको ये समझ आ गया था कि हम ट्रॉफी जीते ना जीते, ब्रांड वैल्यू ज्यादा मैटर करती है फ्रेंचाइजी के लिए. 11 में there was a time where Virat could have left the franchisee, but they invested in him, kept him as an understudy under Vittori, और उसके बाद जब लगा the time is ripe तो उनको एकदम से वो रोल भी दे दिया. और इवन दिस ईयर ऑल्सो डिड दैट, कि उनको लगा कि पटीदार कैन बी दैट पोटेंशियल गाय. दे डिस्कस्ड विद पटीदार एट द एंड ऑफ 2024 सीजन. पटीदार वापस गए, उन्होंने जाके MP क्रिकेट में चंद्रकांत पंडित को बोला कि देखो मेरा चांस बन रहा है तो मुझे कैप्टन करना है, बिकॉज उन्होंने कुछ ज़्यादा उससे पहले कैप्टनसी की नहीं थी. तब वो जाके स्मार्ट के कैप्टन बने एंड ऑल. तो वो दिखा उनका एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली ही कुड ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू RCB नाउ, एंड ही हैज़ ऑलरेडी आई थिंक इज बीन एबल टू. और वो सब चीज़ें हुई इसीलिए.
तो नो डाउट ये और अब सोचो कितना बड़ा मतलब डोमेस्टिक पे इम्पैक्ट है इसका। मतलब अगर हम मतलब अगले पार्ट पे चलें कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ IPL ऑल दीज ईयर्स, मतलब अभी तक हमने थोड़ा सा हिस्ट्री इंटीग्रेशन किया कि हाउ वी रीच टू IPL, वो मतलब ललित मोदी हैं कौन, और उससे पहले वो रिलायंस इंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, टीम स्ट्रक्चर्स कैसे रहे, और हाउ द लीग वर्क्स, चीज़ें और भी हुई हैं लीग वर्क में। इवन एक फैन एक्सपीरियंस वो भी इस पे आएंगे, इम्पैक्ट पे आते हैं क्या आता है। तो फैन एक्सपीरियंस में सोचा था इम्पैक्ट के अंडर ही डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि पहले सेमीफाइनल फाइनल होते थे। 2012 ऑनवर्ड से आपने देखा कि एलिमिनेटर एंड ऑल वाला कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी न्यू, एंड उससे क्या हुआ है कि 1-2 में लैंड करने के चांसेस की पूरी कोशिश होती है। अगर 2016 का आप सीजन छोड़ दो जहाँ पे SRH वन फ्रॉम बिहाइंड, अदरवाइज जो भी 1-2 में गई हैं जनरली वही टाइटल जीती हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द लीग हैज़ इवन इंक्रीज कि हमें सिर्फ टॉप 4 में नहीं पहुंचना, हमें 1-2 में पहुंचना ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाएं जीतने। वो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी वर्क्स इन फेवर ऑफ यू, क्योंकि आपको एक मैच एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके लिए काम कर रही हैं। तो हुई हैं उन सब चीज़ों पे काम, कि इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि ये ऐड नहीं हुआ है। और जब भी हमने देखा कि इवन इंटरनेशनल क्रिकेट से भी पहले कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव हैपेंड इन IPL। जैसे अब इम्पैक्ट रूल तो अभी तक वर्ल्ड T20s में आया ही नहीं है, पर यहाँ पे है और वेरी वेल सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट है। चलो वी हैव बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, कई लोग इसे पॉजिटिव कई लोग इसे नेगेटिव गिनते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हुए हैं। अब देखो इस IPL में हम वाइड और नो बॉल्स के लिए देख रहे हैं, जो DRS का यूज़ हुआ, अभी तक हमने इंटरनेशनल में कहाँ इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ देखा है, तो वाइड एंड नो बॉल्स के लिए। तो इस बार इस साल जो IPL में हमने देखा है, और एक चीज़ तो अच्छी रही है कि IPL की वजह से क्रिकेट का भी एवोल्यूशन हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग, नो डाउट। शायद हम इम्पैक्ट प्लेयर कभी ना दिखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, यू नेवर नो, बट यू नेवर ODIs नो। में तो यूज़ हुआ है। हाँ, ODIs में तो एक बार इंट्रोड्यूस हुआ ही था। पर जो ये रूल्स हैं, जैसे वाइड बॉल पे DRS, नो बॉल पे DRS, और उनको जो चेक करने का जो मैकेनिज्म भी अब जो है फ्लॉलेस है, अब तो बहुत प्यारा मैकेनिज्म। अब मुझे तो उसमें कोई कमी ही नहीं दिख रही कमी नहीं दिख रही, मतलब बहुत सही है। मतलब उसमें दूध का दूध पानी का पानी ऑलमोस्ट हर बार हो रहा है। मतलब आपको ऐसा नहीं है, आपको यही फील हो रहा है यार बस थोड़े मार्जिन से हुआ। ये नहीं होता कि आप बोलते हो यार ये तो क्या ही था, ये तो क्लियर नो बॉल थी, जो हमने जनरली बहुत केसेस में देखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में देखा है कि जहाँ पे फिर दूसरी टीम के फैंस जो है वो लड़ रहे होते हैं इस बात को कि अगर वो नो बॉल ना होती तो हम जीत जाते। हाँ, WPL में हुआ था, दिल्ली को एडवांटेज मिला WPL में, वो सब चीज़ें हुई, तो नो डाउट। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जिन्होंने ओवरऑल इंटीग्रेशन है। तो एवोल्यूशन ऑफ IPL अगर देखें, अभी जैसे एक और जो इस बार चेंज करा बॉल के साथ कि जो स्लाइवर रूल लेके आए हैं, बॉल चेंज हुई है। अब ये चीज़ अगर इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस होती है तो कितना, दुबई जैसे वेन्यूज जो आज के डेट में T20 वर्ल्ड कप के लिए डेड वेन्यू गिना जाता है कि सेकंड इनिंग में तो ड्यू आ गई तो विन द टॉस विन द मैच हो जाता है, वहां के लिए कितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन होगा। और इस साल हमने देखा है कि ड्यू ने उतना इम्पैक्ट नहीं डाला मैच जितना इम्पैक्ट डलना चाहिए था। मतलब कितना फर्क पड़ा इस चीज़ का। तो चीज़ें तो चेंज हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड मतलब बिफोर वी प्रोसीड हैड विद द इम्पैक्ट ऑफ IPL, एक चीज़ तो है कि IPL जो है वो दैट इज़ गोना बी द एक्सपेरिमेंटेशन लैब फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटेंशन वो नहीं होती है, बट IPL इज मोर फास्ट एंड इवॉल्विंग, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा स्टेक्स हैं, स्टेक्स भी हैं एंड कॉम्पिटिटिव भी आप ज़्यादा। ये सोचो कि आज की डेट में BCCI का वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू सोर्स है, इट एड्स $1 billion टू इंडियन इकोनॉमी एवरी ईयर, जस्ट इमेंस। हर साल $1 billion इंडियन इकोनॉमी में लेके आ रहा है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी। और ये तो अभी हम डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, हम इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस एंड ऑल को ऐड कर लेंगे तो वो इम्पैक्ट और मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को तो हम नलिफाई कर ही नहीं सकते। और वन ऑफ द रिचेस्ट लीग्स, स्पोर्टिंग लीग्स इन द वर्ल्ड है, एंड टॉप 3 में ही आती है आज की डेट में तो, एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू गो बिगर बिकॉज कंज्यूमर मार्केट इज बिकमिंग बिगर। जबकि बाकी लीग्स थोड़ी स्टेगनेंट फील करती हैं, जो बाकी ग्लोबल लीग्स हैं। यहाँ पे उल्टा अभी भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे चीज़ें और बड़ी होने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली हम अपने इम्पैक्ट वाले सेक्शन में उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाउ दैट विल हैपन एंड हाउ दोज थिंग्स विल बी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसे डिस्कस करना। तो सर बात करते हैं अब हम इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट को भी आप कुछ डिवाइड करना चाहोगे? एक तो यार ऑब्वियसली किस तरह से उन्होंने फ़ैन कल्चर क्रिएट किया,
दूसरा इंडियन क्रिकेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जनरली, and in totality how it is benefited Indian cricket. And third, obviously the commercial angle of it, कि how it has become a brand और किस तरह का commercial integrations भी इनके साथ हुए हैं. तो इन तीनों चीज़ों का मुझे था कि हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें ताकि हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टू द डिस्कशन मिले. तो फैन का तो यार आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट लीग इन इंडिया विच अंडरस्टूड कि यूएस में द फैन कल्चर क्यों वर्क करता है. वो सुपर बोल एंड ऑल वो सब चीज़ें यहाँ पे भी आई. आईपीएल की सेरेमनी एंड ऑल तो हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा सेलिब्रेटेड चीज़ रही है. और इस बार तो हमने देखा है कि जहाँ जहाँ जिस होम ग्राउंड में जब मैच हो रहा था पहला वहाँ पे अलग से सेरेमनीज हुई हैं. हाँ, हर जगह पे ही वो चीज़ हुई है. उसके साथ में चीयर लीडर्स का कॉन्सेप्ट लेके आना, वो थीम सॉन्ग्स लेके आना और वो मतलब एक बेसिकली दे क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट इन द स्टेडियम की एज एफ कोई फेस्टिवल चल रहा है, एज एफ इट्स अ कार्निवल. वो कार्निवल एनवायरनमेंट देना कि, और इसलिए मैंने ना कितनी लोग सुने हैं कि जैसे स्टार्टिंग में जब मैचेस होते थे ना वो कहते थे यार मैच देखने थोड़ी जा रहे हैं, आज तक खप पान जा रहे हैं. मतलब पंजाबी में कहते हैं खप पाना मीन्स कि वी आर गोइंग देयर टू हैव फन. It's not only about cricket, but the DJ would be playing music, ये वो, and suddenly वो काफ़ी सारे different cultural integrations उन्होंने की हैं और वो लेके आए हैं उन सब चीज़ों को. तो वो एक difference है जो उन्होंने समझा है. और at the same time फैन पार्क का कॉन्सेप्ट आया. आप कुछ बताना चाहें फैन पार्क के बारे में? फैन पार्क्स में यही है कि जो ये अलग अलग छोटे छोटे Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में ये कर रहे हैं, वो आप एक तरह से उनके लिए आईपीएल वहाँ तक लेके जा रहे हो कि अगर आप वो मैच देखने नहीं आ पा रहे तो हम आपको मैच दिखाने आ रहे हैं. वहाँ पे ये जो इनके एग्जिस्टिंग आईपीएल स्टार्स हैं उनको लेके जा रहे हैं कि भाई आप जाओ, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है. और वो आईपीएल स्टार भी इस तरह से चूज़ करते हैं कि जो उस पर्टिकुलर एरिया से आता हो. जो हमने अभी पिछले डिस्कशन में भी बात की कि it's not about broadcasting, it's also about the cultural aggregation. Exactly. They have aggregated the entire ecosystem by understanding the culture really well. अब आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो जितने कट्टर फैंस आरसीबी के हैं उतने ही कट्टर हेटर्स भी हैं आरसीबी के. तो अगर आप देखोगे तो आरसीबी को गालियां देने वाले भी उतने ही लोग हैं. सो द पॉइंट इज कि आपने वो लव एंड हेट रिलेशनशिप बना दिया है टीम्स के साथ, जिनमें से जिनके टीम के जीतने ना हारने पे फर्क नहीं पड़ रहा ना अगर किसी को, तो समझ लो उन्होंने एज अ फ्रेंचाइजी बहुत बुरा काम करा है. अभी उन्होंने वो चीज़ करनी नहीं है क्योंकि वो कर ही नहीं पाए. और उसमें बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आ जाती हैं. मैं उनका नाम लेने के बजाय बल्कि मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने ये करा. अगर आप CSK देखो, CSK के लिए CSK जीतती है अगर कोई भी क्लोज मैच या हारती भी है तो लोग आ जाते हैं बात करने. जो हमने धोनी के साथ देखा कि इन दिस आईपीएल स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही थी क्योंकि धोनी आ नहीं रहे थे बैटिंग करने के लिए. आप ये देखो कि वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी. बिल्कुल सही. पर वो बनी ही क्यों? इवन MI के साथ लास्ट टाइम आप देखो ऋषभ पंत के लिए तो नहीं बन पाई ये बात, तक नहीं बन पाई जबकि उनकी तरफ से रन नहीं आए हैं, रन जबकि वो भी काफी सेलिब्रेटेड बंदे हैं. और LSG ने टू बी ऑनेस्ट उनमें इन्वेस्ट ही इसलिए किया कि वो कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए ही किया है. हाँ. और क्योंकि देखो MI में रोहित हार्दिक स्पैट लास्ट ईयर कितना बड़ा डिस्कशन पॉइंट था. इस बार जब MI में रोहित नहीं चल रहे थे वो कितना बड़ा डिस्कशन पॉइंट था. एंड IPL 2025 मार्क्स द न्यू एरा जहाँ पे आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर दी. आपने अपनी टीम के एक एक प्लेयर को अब इन्फ्लुएंसर बना दिया है. और आप देखो हैरानी वाली बात है कि अर्शदीप क्रिकेट खेल रहे हैं पर उनका यूट्यूब चैनल भी बन गया साथ में. वो कंटेंट भी अलग से बना रहे हैं. अश्विन तो पहले ही कर रहे थे पर अर्शदीप तो अभी खेल रहे हैं ना प्रॉपर. अभी तो वो तो इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. और उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया अपना चैनल, दिखा रहे हैं आईपीएल खेलने के बाद ये है वो है मजाक मस्ती. ऋषभ पंत ने भी अपना चैनल बना दिया. हाँ वो तो पहले ही बना दिया था उन्होंने. तो आप ये समझो कि अब बिफोर मैच एंड आफ्टर मैच जो प्लेयर्स आपस में मिलते हैं बात करते हैं वो उन्होंने देखा यार ये भी तो कंटेंट है, लोग तो ये भी देखना चाहेंगे. आप सोचो ट्विटर पे कितना अमेजिंग एंगेजमेंट है, इंस्टाग्राम पे कितना अमेजिंग एंगेजमेंट है, यूट्यूब पे. अब आप सोचो यूट्यूब शॉर्ट्स में ऑलमोस्ट ऑल फ्रेंचाइजीज आर बिल्डिंग देयर कंटेंट. डू वी सी दिस थिंग फॉर BCCI? नहीं. हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ECB से नहीं देखते हैं. पर यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने अलग इन्फ्लुएंसर्स हायर करके प्रॉपर रील्स उनकी आती हैं. लास्ट से उनका रील कैंपेन वाज ब्रिलियंट. इस साल अगर आप देखो तो पंजाब हैज अप देयर एंटी इन दैट.
और लोग उसे क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं कि यार हाँ इस पर पंजाब ने सोशल मीडिया पे काम किया है। और आरसीबी ने तो सबसे पहले वो जो मिस्टर नैग्स वाला लेके आए थे, उनकी तो इतनी टॉप नॉच गेम है कि उनकी इवन वुमेन क्रिकेट भी जो है वो भी साथ साथ ही प्रमोट हो रही है। इनफैक्ट वो उनको एलिवेशन मिला कि व्हेन वुमेन क्रिकेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन आईपीएल फॉर्मेट, तो वहाँ पे आरसीबी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो उन्होंने क्योंकि बेस ही मार्केटिंग का बेस ही ऐसा बनाया था कि कल को बच्चों का आईपीएल भी होगा ना, तो उसमें अगर आरसीबी की टीम होएगी तो वो ऐसे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब सोचो कितनी स्मार्टली उन्होंने अपना पूरा बना रखा था। नो डाउट अबाउट इट, दे हैव क्रिएटेड द डिजिटल एसेट्स इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, तो ये बहुत यूनिक है और स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो ऑब्वियसली यही चीज़ें, ये चीज़ें हम इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना नहीं देखते हैं कि इंटरेक्शंस ऑफ players with their fans through Twitter, through Instagram, through YouTube, and काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे majority of the cricketers also, कि the entire narrative, अब ये सोचो कोई IPL मैच होता है तो उसके बाद major Twitter handles of these players go buzzing. They share small moments, small things, their stories, everything. So this is obviously a narrative being set so that we have to have a bigger integration with the fan base. तो काफ़ी सारी चीज़ें, it's not only the integration at the base level in terms of just कि आप ground पे क्या हो रहा है, even the social media game for IPL is at a different level altogether. तो ये एक बहुत मेजर है कि fan integration has been brilliant from their end. एंड मुझे नहीं लगता कि कोई और स्पोर्ट्स आसपास भी आती है, आसपास भी नहीं है इंडिया में तो नहीं है। आप देखो फ्रेंचाइजी स्पोर्ट्स बाकी गेम्स में भी आई है, इंडिया में कबड्डी में भी आई है, सब कुछ कबड्डी में एक बार हो गया था। कबड्डी में if you remember they were able to do that, जब स्टार स्पोर्ट्स ने उसे फुल ऑन लिया था तब there were instances जहाँ पे even remote areas में भी कबड्डी players were getting recognized. नहीं मैं कह रहा हूँ फैन वॉर्स, हाँ फैन वॉर्स नहीं हो पाई है, नो डाउट। कबड्डी लीग जो हुई है वो बहुत अच्छी गई है, मतलब अगर मैं फ्रेंचाइजी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन मतलब के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, पर जो फैन वॉर वाला कल्चर है, जो वो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करना एंड देन वो डिजिटल डिवाइड की वजह से लोगों का अपनी टीम को इंसेनली सपोर्ट करना, आप मैं श्योर हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शायद इंडिया टीम के जीतने पे उतने खुश ना हो जितना वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के जीतने पे होते हैं। मल्टीपल वो तो है यार, जितना वो देखो दैट्स अ सोशल थिंग। अब ये प्रैक्टिकली देखो रितेश, यू वुड बी एबल टू एसोसिएट मोर विद योर स्कूल, with your city as compared to your state or maybe as compared to your country, because जितना micro integrations आप करोगे उतना वो obviously ज़्यादा fruitful होगा, because that will resonate with you more. Exactly. So जो आप कह सकते हो कि जो psychology play किया जाता है during elections, वो IPL के दौरान भी किया जाता है। Even micro community ecosystem बहुत प्यारा बना हुआ है यहाँ पे, जो हम obviously सिर्फ movies and all में देखते हैं, वो जो साउथ में काफ़ी अच्छे से क्रैक्ट था वो आईपीएल में बहुत ब्रिलियंटली क्रैक्ट है, that there are influencers at the local level also who are basically doing the upward integration for them. तो बॉटम टू टॉप अप्रोच बहुत ब्रिलियंट है, टॉप टू बॉटम अप्रोच बहुत ब्रिलियंट है, मतलब कि प्लेयर्स थे फ्लोइंग एट द बॉटम एंड देन द लोकल इन्फ्लुएंसर ब्रिंगिंग इट टू द टॉप, वो भी है। फिर इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि इसमें इसी वजह से जो बिजनेसेस में निकले हैं, जो थ्राइव हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैंटेसी गेमिंग का भी फैंस को आईपीएल के साथ जोड़ने का एक और मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन बन गया था। इनफैक्ट ड्रीम 11 के अभी जो सीईओ उनका भी ये स्टेटमेंट था कि our rise in last 7-8 years have been pretty much similar to what IPL has been able to do, कि हमने भी वही कल्चरल इंटीग्रेशन किया है आईपीएल के फैन बेस के साथ। और आप क्लियरली देखो मैच शुरू होने से पहले इट हैज बिकम प्रीटी मच अ रिचुअल। तूने टीम बनाई, तेरी टीम में तूने ये लिए थे, मैंने ये प्लेयर लिया, वो लिया, ऑल द डिस्कशंस एवरीथिंग इज अराउंड दैट। सो इट इज नाउ प्रीटी मच द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड वो अलग चीज़ है, बट हाँ ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, जुड़ गई है, विच इज़ ऑब्वियसली लिटिल इंटरेस्टिंग कि हाउ थिंग्स वर्क। और इवन ये चीज़ नहीं है, अगर आप देखो तो इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल आप इन टोटलिटी अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में देखो तो प्लेयर रीच के लिए भी बड़ी है। जैसे आप सिंपल चीज़ देखो, जब आप रणजी के साथ खाली स्टेडियम्स देखते थे, कितने प्लेयर्स के करियर तो कभी नोटिस ही नहीं होते थे। अमोल मजुमदार हैं जो उस फेमस विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर की पार्टनरशिप में अगले पैडअप खड़के बैठे हुए थे, मुंबई के कैप्टन रहे हैं, रोहित उनके अंडर खेले हैं, सब कुछ कहानी रही है, बट ही नेवर मेड इट टू द टीम बिकॉज जगह ही नहीं थी। अब अगर आईपीएल होता तो शायद
वो हमें कहीं ना कहीं दिखते हैं, कोई काफ़ी लोग दिखे हैं आईपीएल के कारण। अब मेरे को ऐसे याद है कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने फैग एंड ऑफ द करियर में थे पर उनको आईपीएल की वजह से मौका मिल गया था, जैसे वेणुगोपाल राव। इवन बद्रीनाथ को मौका मिला। वो तो फ्रिंजेस पे रहे ना ऑल दिस हाँ। टाइम। और जबकि वो फिर भी आईपीएल के तो मेजर पार्ट थे ना। हाँ। और उसके कारण वो पिक्चर में रहे। बालाजी का रिवाइवल हुआ, ही केम बैक। लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आल्सो, मतलब जो आपने प्रोलॉन्ग करके करियर रेलेवेंट रह पाए ज़्यादा लंबा। या जैसे आज के टाइम पे अगर देखें तो ईशांत शर्मा हाँ, अभी भी है वो स्कीम ऑफ थिंग्स इवन में। अभी जो हमारे लेगी थे मिश्रा जी वो भी तो। एंड पीयूष चावला। उससे भी एक और चीज़ ऊपर आ जाती है फिर कि वो लोग जो क्रिकेट खेले ही नहीं है डोमेस्टिक लेवल पे, जो सीधा ही उनको एंट्री मिली है। वही स्काउटिंग इकोसिस्टम ना। स्काउटिंग इकोसिस्टम से ज़्यादा आप ये सोचो कि एक बंदा टीयर 2 टीयर 3 में बैठा है, जो सबसे अच्छा एग्जांपल विग्नेश पुथूर है, ठीक है ना। कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, फादर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, आपके पास एक्सेस टू थिंग्स नहीं है। आप एक केरला क्रिकेट लीग में भी 1 या 2 मैचेस खेले हैं, बट स्काउटिंग एजेंट्स के चलते आप जो जिसे हम एल क्लासिको कहते हैं, वहां पे आप एमआई के लिए खेल रहे हैं और सीएसके को आपने एक बार तो मैच में फंसा भी दिया। द नेक्स्ट डे द एंटायर कंट्री इज टॉकिंग अबाउट यू। वैभव सूर्यवंशी अदरवाइज कहाँ डिस्कस होते। मतलब बिहार के समस्तीपुर से आने वाला एक लड़का हैज नाउ बिकम द स्टार एट द ग्लोबल लेवल, नॉट ओनली इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट हिम। एंड व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज आईपीएल हैज गिवन दैट आई बॉल्स कि ये बेसिकली जो पॉपुलैरिटी प्लेटफॉर्म है ये इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है और स्किल अपडेशन भी बहुत क्विक है। क्यों? अब आप देखो, आप डोमेस्टिक में बॉलर्स को यॉर्कर मारते देखते हो, चेंज ऑफ पेस देखते हो, बैटर्स को इनोवेटिव शॉट खेलते देखते हो। दैट्स व्हाई वी से दैट स्मैट इज प्रीटी मच इक्वल टू नाउ आईपीएल, इट इज ऑलमोस्ट टू देयर। अब देखो जो लोग स्मैट में अच्छा कर रहे हैं वो उनका ऑलमोस्ट वैसा परफॉर्मेंस ट्रांसलेशन। अब आप सोचो इस सीजन कोचेस क्या सोच रहे हैं। कोचेस ये सोच रहे हैं कि जो यंग इंडियन प्लेयर्स आ रहे हैं वो ज्यादा फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं दैन एस्टैब्लिश्ड फॉरेन प्लेयर्स। इसलिए कितनी टीमें तो अपने 4 प्लेयर्स भी नहीं खिला रहे हैं फॉरेन के। दे आर प्रेफरिंग द यंग इंडियन ब्लड। ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज दे हैव शेयर्ड ड्रेसिंग रूम्स विद दोज लेजेंड्स, दे हैव बीन कोच्ड बाय इंटरनेशनल कोचेस। रिकी पॉन्टिंग पंजाब के साथ है, लैंगर जो एक ऑस्ट्रेलियन कोच रह चुके हैं और इतने ब्रिलियंट कोच हैं खुद भी, वो एलएसजी के साथ हैं, ठीक है। उसमें आपके पास स्टीवन फ्लेमिंग, सच अ मास्टर रीडर ऑफ द गेम, हैज बीन हैंडलिंग सीएसके फॉर ऑल दीज ईयर्स। विटोरी हो गए, कितने सारे लोग हैं यार जो मतलब इधर आपके पास महिला जयवर्धने, राहुल द्रविड़, ऑल दोज लेजेंड्स ऑफ द गेम आर देयर ट्रेनिंग यू, ग्रूमिंग यू। मतलब आप खुद सोचो, आपने पंजाब के गेम में, ओपनर्स की गेम में डिफरेंस देखा। पहले वो आ रहे थे बैश 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 कर रहे थे। केकेआर के गेम्स भी सॉ अ टेम्पलेट, सीएसके के गेम्स भी सॉ अ टेम्पलेट की जहाँ पे उन्होंने थोड़े से तरीके से खेलने की कोशिश की। नो डाउट वहाँ उन्होंने कोलैप्स के बाद खींच के 219 तक टोटल ले गए वो, बट एटलीस्ट वो एवोल्यूशन तो दिखा ना कि हमें कैसे बाहर निकलना है सिचुएशंस में से। जो 39 बॉल प्रियांश आर्या की 100 आई, वो सब चीज़ें क्यों हुआ? बिकॉज वी कुड सी कि नाउ द नॉलेज सेट दैट इज अवेलेबल इज सो मैसिव दैट द प्लेयर्स इवॉल्व वेरी क्विकली। ये चीज़ें कहाँ थी अदरवाइज पॉसिबल? अब आप सोचो, मैं सुनील छेत्री के इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते कि अगर आप एक इंडियन टीम को या कुछ यंग क्रिकेटर्स को उठा के स्टार्टिंग में यूरोपियन 3rd डिवीजन में भी खिला दो, जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे उनकी गेम अलग हो जाएगी। और वहीं पे ही सेड कि अगर मेसी आगे 4 साल इंडिया में खेल ले, उसकी गेम आधी रह जाएगी। बिकॉज जिस इकोसिस्टम में रह रहे हो वो बहुत मैटर करता है ना। जब नोबडी इज पुशिंग यू तो फिर आप क्यों जाओगे ऊपर? यू ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्टे विद, ठीक है, द मोस्ट। तो वही कहानी है यहाँ पे कितना। और देखो आप ओवरऑल वो स्किल ट्रांसलेशन हुआ हमारे डोमेस्टिक लेवल पे। लोग वो इंटरनेशनल की, यू आर नाउ नॉट ऑड बाय द फैक्ट कि विराट कोहली को आप बॉल कर रहे हो, आप एबी डिविलियर्स को बॉल करने वाले हो। अदरवाइज आप सोचो हमारी जनरेशन के लिए टू हैव एन एक्सेस टू दो स्टार्स इज स्टिल नॉट दैट पॉसिबल, पर यंगस्टर्स आर शेयरिंग ड्रेसिंग रूम्स विद देम बिकॉज अदरवाइज वो कहाँ पॉसिबल था। और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब आप सोचो 2014 से पहले डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स को ऑक्शन में भी नहीं लेके जाते थे। ऑक्शन नहीं होता था उनका मतलब 10 लाख 30 लाख के बीच में कहानी होती थी। उसके ऊपर भी अगर डील गई तो स्ट्रीट में कटते इतनी थे वॉलेट से। उसके बाद फिर जो थोड़ी लेस एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजीज उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि जो बड़ी फ्रेंचाइजी अंडर टेबल डील करके अच्छा प्लेयर ले जाते हैं पहले। मतलब जिनको हम स्काउट कहते थे या कुछ भी कहते थे, वो नेक्सस तब बन गया। दैट्स व्हाई देन डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स आल्सो केम इनटू ऑक्शन फ्रॉम 2014 सीजन। और अभी भी अमंग ऑल दिस सारे प्लेयर्स मिला के कितना रेवेन्यू लेते हैं पूरे आईपीएल का? 18%।
अगर ग्लोबल लीग्स देखो तो 50% ऑफ द रेवेन्यू गोज टू द प्लेयर्स. तो ऐसा नहीं है कि इवन दो द प्लेयर्स हैव बीन एनरिच्ड, दे आर गेटिंग इनसेन अमाउंट ऑफ मनी दैट इवन फॉर फॉरेन प्लेयर्स इट्स सच अ लुक्रेटिव लीग, पर वो भी ओवरऑल रेवेन्यू का सिर्फ 18% है. तो इसका मतलब लीग कितनी मैसिव हो चुकी है कि इतना पैसा मिल रहा है जो एक आम क्रिकेट फॉलोइंग बंदे के लिए, इवन पीपल लिविंग इन सेना कंट्रीज इज मैसिव अमाउंट. जब कमिंस को 20 करोड़ मिले थे, स्टार्क को 25 करोड़ मिले थे, तो वहां भी सबकी आंखें फटी थी. 5 मिलियन ये वो, और इन सब के बावजूद भी ये लीग इतनी बड़ी है कि इट इज ओनली द 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स. तो मतलब आप सोचो, ग्लोबली फुटबॉल ले लो, कोई भी यूएस स्पोर्ट्स ले लो, वहाँ 50% या उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ प्लेयर्स के पास जाता है सैलरीज में. इससे ये पता चल रहा है कि अभी वो, क्योंकि हम देखेंगे अभी कि हमने ऑलरेडी ये बात करनी स्टार्ट कर दी थी कि विराट कोहली के एरा में वी सॉ दोज प्लेयर्स गेटिंग मोर चांसेस जो थोड़ा सोशल भी ज़्यादा थे. अब शायद उसकी इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि अगर कोई प्लेयर सोशल होता है तो वो फ्रेंचाइजी, मतलब अच्छा तो खेलना ज़रूरी है ही है, पर सोशल आपकी प्रोफाइल भी होना स्ट्रॉन्ग उतना ही ज़रूरी है. क्योंकि आप ये समझो कि अगर आपकी सोशल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, जैसे ऋषभ पंत की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी, लाइक राइट नाउ ही इज़ गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट, पूरा एक सर्कुलेट भी हो रहा है हर जगह एक ना, कि नंबर 1 पे ऋषभ पंत है जो BCCI सैलरी प्लस IPL सैलरी इक्वल टू दिस में, नंबर 1 पे ऋषभ पंत, नंबर 2 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 3 पे विराट कोहली. ये स्टैट्स चल रहे हैं अभी. अब आप देखोगे कि ऋषभ पंत तो आसपास भी नहीं है विराट कोहली के, बट ही इज़ गेटिंग मोर मनी. क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी स्टोरी वो सेल हो रही है साथ में. अब वैभव सूर्यवंशी क्यों हॉट कमोडिटी होने वाले हैं? राजस्थान रॉयल्स का सीजन चाहे खराब गया, पर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं प्रॉफिट वाइज बोलूं तो वो वैभव सूर्यवंशी उनके लिए इतना वैल्यू फॉर मनी निकल गया है, क्योंकि उन्होंने जो PR ले ली है. बिल्कुल से, अदरवाइज राजस्थान रॉयल्स को कौन पूछ रहा था? कोई भी नहीं पूछ रहा था. वो वैभव सूर्यवंशी का राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में होना आज के टाइम पे राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. वो जितने पैसे लगाए गए वैभव सूर्यवंशी पे और जो आउटपुट मिला है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. द मनी इज पीनट्स. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी इन सब के बावजूद प्लेयर्स आर नॉट गेटिंग दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. पर मिलेंगे और वो तब मिलेंगे जब ऐसी स्टोरीज बनेंगी. आप मेरे को बात बताओ, हमने रोहित शर्मा की बात करी कि रोहित शर्मा कैसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनकी स्टोरी है, हमें पता ही नहीं था, कभी भी नहीं पता था. हमें विराट कोहली की स्टोरीज फिर भी पता थी कि जैसे डैड का जो उनका था कि जब डेथ हुई थी वो तब भी मैच खेलने गए थे, है ना. ये या इवन ऋषभ पंत की भी स्टोरीज पता थी हमें, बट रोहित शर्मा की तो नहीं पता थी. क्या जसप्रीत बुमराह की स्टोरीज पता सबको? नहीं पता. तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स ने भी स्पेंड नहीं करा सोशल करेंसी पे. हार्दिक पांड्या ने अच्छा खासा स्पेंड करा है, पता चलता है. और उनकी वो मैगी वाली स्टोरी कितनी पॉपुलर हुई है. आप उनकी मैगी वाली स्टोरी हुई है. उससे ज़्यादा अगर आप देखोगे इंटरनेट पे एक रील कम से कम नहीं तो 10 बार देखी होगी जिसमें दिखाया होगा आफ्टर डाइवोर्स वुमन डू दिस एंड हाउ मैन टेक रिवेंज. वो जो कप लेके आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, ये वाली जो वीडियो है, मैं लिख के कह सकता हूँ जो क्रिकेट नहीं भी फॉलो करता उसको भी दिखी होगी. और इतना कंटेंट बना हार्दिक पांड्या का ड्यूरिंग हिज क्या कहते हैं, जो ये सेपरेशन थी उनकी, मैरिज सेपरेशन थी, मैरिटल डिस्कॉर्ड के टाइम. हाँ, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा उनकी वीडियो बनी थी. ये कोई फ्री नहीं बैठा. जैसे बॉलीवुड में अगर आप देखोगे जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जैसे कोई भी नया किड जिनको हम नेपो किड भी बोलते हैं, हाउ दे बिकम स्टार्स इज बिकॉज आप जब भी देखोगे उनका लॉन्च होगा, उनके मीम्स, उनका सब कुछ, उनके मीम्स भी बनेंगे बहुत सारे, उनके अच्छे भी बनेंगे, उनको कंपैरिजन वीडियोस भी बनेंगी, और उनका आपस में भी कंपैरिजन नेपो किड्स के साथ ही कंपैरिजन कर देंगे. इतना कंटेंट फ्लड कर दिया जाता है. और प्राइस लिस्ट पड़ी है मेरे पास अभी भी उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो लोग ऐसे पागलों की तरह फॉलो करते हैं. सो वही पेजेस जो हैं इवन वो क्रिकेटर्स को भी प्रमोट करते हैं सेम. तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा, जो अब हार्दिक पांड्या को अंडर द टेबल या इवन अंडर द टेबल क्या, अब तो क्लियर ही हो चुका हुआ है कि उनको अच्छे खासे पैसे दिए गए हैं जीटी को, और को भी मिले. हाँ, वही जीटी को अच्छे खासे पैसे मिले हैं, एंड हार्दिक पांड्या को तो मिलने ही थे. खैर,
क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल करेंसी पे इतना ज़्यादा काम करा था, उसके पैसे मिले उनको। एज अ प्लेयर आप क्या उनको बुमराह के बराबर ही रखोगे ना, जो ऊपर तो नहीं रखोगे, उनसे ऊपर तो नहीं रखोगे। बिल्कुल सही, विराट कोहली से ऊपर तो अभी भी नहीं रख सकते ना आप नहीं, उनको, बिल्कुल सही, पर फिर भी उनकी वैल्यू आज के टाइम पे ज़्यादा क्यों है? सोशल करेंसी, या ऋषभ पंत की वैल्यू ज़्यादा क्यों है? सोशल करेंसी। एग्जैक्टली। तो इन प्लेयर्स ने स्पेंड करा। आप और छोड़ो, मैं जो टॉप प्लेयर्स हैं मैं नाम नहीं लूँगा, पर जो ये लिंक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो हीरोइन है ये कोड वर्ड में नाम यूज़ करके बोल रही है कि ये जो क्रिकेटर है ये मेरे को पसंद करता है, ये है जो ये चलता है, दिस इज ऑल नैरेटिव्स, दिस इज ऑल PR। एग्जैक्टली। अब समझो, ये तो आई नो ऑल दीस थिंग्स है, मैं तो और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तभी तो हाइप बन रही है ना, तभी तो वो टॉकिंग पॉइंट बन रहा है। थला फॉर अ रीजन। आप ट्विटर देख लो, हर वक्त ट्रेंड हो रहे होते हैं। नहीं खेल रहे हैं धोनी ना वो सोशल मीडिया पे है, ये हमने ना कितनी बार नोटिस किया ना अब कभी भी देख लेना, अभी IPL खत्म होगा ना, 7 को कितना ज्यादा लिंक कर दिया, उनके अराउंड कितना इकोसिस्टम बना, कितना ज्यादा कर ये दिया आई है। टोटली एग्री। मतलब उसके सिवा भी आप देखो लितेश, इवन when IPL started, it was a medium of mass awareness in terms of advertisement. ब्रांड्स क्यों जुड़ते थे कि लोगों को मास अवेयरनेस मिलेगी, वीवो जो जुड़ा, DLF जुड़ा, कि लोगों को पता चले हमारे बारे में। अब इट हैज चेंज्ड, इट हैज नाउ चेंज्ड टू अ मोर परफॉर्मेंस ड्रिवन मार्केटिंग। अगर आप 2008 से 2017 एरा देखो, विच वाज अ TV heavy era, ads were more for the visibility, क्योंकि तब मेट्रिक्स नहीं थे उनको ट्रैक करने का, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स थे, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स थे। द टाइम OTT came in from 2018 onwards, which has now become the dominant part, or the connected TV जहां आप अपने ऑब्वियसली अपने हॉटस्टार को मोबाइल से वहां पे स्ट्रीम कर लेते हो स्मार्ट TV पे। इन सब, अब मुझे याद नहीं है, तो 2020 March was the only time I think I watched TV. It's been 5 years, more than 5 years. मैं सिर्फ OTT पे ही हूँ, मतलब मैं OTT सीरीज नहीं देखता हूँ, तो मैचेस तो उसी पे देखता हूँ। मुझे याद ही नहीं मैंने केबल TV लास्ट टाइम कब देखा है। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट द ट्रेंड, नो डाउट। अभी भी अगर आप बहुत इंटीरियर्स में जाओगे, वहाँ पे पेनिट्रेशन TV की ही ज़्यादा है। बट जब Tier 2-1 में मूव करना शुरू करोगे, तो there's a significant number of people now who are dependent on OTT because of the flexibility. अब अपने मोबाइल के साथ जहाँ मर्जी मैच देख रहे हो, आपके लिए ईजी है, घर गए स्मार्ट फीड TV पे एकदम से उसे इंटीग्रेट कर दिया। अब उससे क्या हुआ है, बिकॉज मोबाइल फोन एंड TV के चक्कर में, जो स्मार्ट TV के चक्कर में, आप जो डेटा कुकीज हैं जो आप जनरेट कर रहे हो वो आर ट्रैकेबल, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मार्केटिंग कितना ज़्यादा बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है वहाँ पे। हाँ, आप ये समझो कि काफ़ी सारी एड्स हम दोनों देख रहे हैं, कितनी बार तो ये होता है कि आपको ऐड अलग दिखती है, मुझे अलग दिखती है, हाइपर लोकल एड्स हो गई हैं अब, क्योंकि हाइपर लोकल भी हो गई हैं। फिर उनको ये पता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक जिम इक्विपमेंट की ऐड है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा दिखे, मुझे कम दिखे, बिकॉज आपने जो जिम इक्विपमेंट्स के लिए या वेट लॉस के लिए आपने शायद ज़्यादा चीज़ें सर्च कर रखी होंगी, बिल्कुल सही, नो डाउट अबाउट, तो आपको एड्स ज़्यादा दिखेंगी। और इवन आप देखो ना, इवन इजीली कंज्यूमेबल आइटम्स की ब्रांडिंग बढ़ गई है। जैसे पहले कार्स की एड ज़्यादा आती थी IPL में, एंड अब नहीं आएंगी। अब क्या आती हैं, अगर आप OTT पे कंज्यूम कर रहे हो, आपको जोमेटो की ऐड दिखेगी, क्योंकि यू कैन इंस्टेंटली क्लिक ऑन इट एंड कैन ऑर्डर समथिंग, तो वो वहीं डायरेक्ट सेल्स हो रही है। ठीक है, आपको स्विगी की, जोमेटो की, कोल्ड ड्रिंक्स की, ताकि आप ब्लिंकिट यूज़ करो, या पाले मारी जो इतना ज़्यादा कैंपेन रन कर रहा है, क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। या फिर आपको वो दिखती थी फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जिनके भी क्विक एक्शंस हैं, क्योंकि वहीं आपको लिंक मिल गया, आपने वहीं क्लिक कर दिया, इंश्योरेंस के लिए चले गए आप। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग, गाड़ी तो आप बैठे बैठे मोबाइल से खरीदोगे नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे वो ये भी है, ये पहले नहीं होता था, ये अब होना स्टार्ट हो गया है, कि जिन क्रिकेटर्स को किसी पर्टिकुलर एड में लिया गया है, और कंपनीज क्या करती हैं, मल्टीपल क्रिकेटर्स की एड्स जैसे बना लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फैंटेसी गेमिंग की ही हैं, ये इन्होंने सारे ही क्रिकेटर उठा रखे हैं, ठीक है, तो व्हाट दे डू इज कि कई बार तो ये भी होता था कि जिस प्लेयर का मैच है उसकी ही पर्टिकुलर एड चलाते होते थे उस मैच में, ताकि कन्वर्जन रेट बढ़े। बिल्कुल सही। तो आप ये समझो कि एड्स के लिए भी एक, जो कंपनीज के लिए भी जो स्पेंड है वो भी और अच्छा होता जा रहा है, कि कन्वर्जन अच्छी आ रही है। कोई फनल मार्केटिंग बन रही है ना, आप एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हो कितने ऐप डाउनलोड्स हुए, कितने इन एड परचेज हुए, ये सारी चीजें आपके पास एग्जैक्ट मैट्रिसेस हैं। एक और इंटीग्रेशंस भी हैं साथ में, कि आपको ऐड दिखी, आपको नीचे लिंक भी आता है,
आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आप सीधा जो एड आप देख रहे हो उसका सीधा बाय भी कर सकते Buy हो. कर तो सकते हो. आप सोचो यूजर जर्नी कितनी छोटी हो गई है छोटी हो बिकॉज गई. ऑफ OTT प्लेटफॉर्म. और वो यूजर जर्नी में भी मैच के दौरान वही कंटेंट कंज्यूम करा रहे हो जो वहां पे एक्चुअली में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे मैंने गाड़ी खरीदोगे नहीं आप ऐसे कभी भी, पर गाड़ी के इंश्योरेंस खरीद लोगे. देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बाय द इंश्योरेंस लाइक दिस. तो वो हो जाएगा. प्लस देखो जैसे कि आप तो जीवन बीमा करवाए बिना ही चले गए, ये सब एड्स एंड ऑल कितनी आती है ड्यूरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. ऋषभ पंत को यूज करा था जो इसी एड के लिए कि मतलब कि भाई मैं भी कैसे मरते मरते बचा हूं तो देखो भाई तुम भी ऐसे तुम्हारे साथ हो सकता. मतलब ऑल दोस थिंग्स मतलब काफी. और आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखो द यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम स्ट्रीम अगर कोई ग्लोबली इवेंट हुआ था वो IPL था 2010 में. 2010 में फर्स्ट टाइम इफ एनी ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट वाज स्ट्रीम्ड वो यूट्यूब पे IPL है. तो ऑब्वियसली IPL अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स वे अहेड ऑफ एनीबडी एल्स ग्लोबली. एग्जैक्टली. और उसका इम्पैक्ट उनको आज दिख रहा है. अब 4500 करोड़ का एड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 2025 IPL से. 4500 करोड़, दैट्स लाइक $500 million US. लाइक इनसेन अमाउंट ओनली फ्रॉम द एड रेवेन्यू. फिर ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज के लिए सबके लिए इकोसिस्टम्स कितने ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनते जा रहे हैं. और सिर्फ ये नहीं है, अब अगर आप प्रैक्टिकल देखो चीज़ों को, हाइपर लोकल की हमने बात की. अब वाई इंडिया हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स क्रिकेट, WPL. इवन आप सोचो CSK वाज क्रिटिसाइज कि आपने टीम क्यों नहीं उतारी. फिर आपको पता है कि अगला टारगेट आपका US एंड यूरोपियन मार्केट्स है. US यूरोपियन मार्केट्स में आपको पता है कि इक्वालिटी ऑफ वुमेन वाला नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड दैट इज वाई इवन द सैलरीज ऑफ द मेंस एंड वुमेन्स टीम हैव बीन मैच्ड. और उसके बाद अब इससे WPL चलो आप इंटरनेशनल क्राउड छोड़ो, इंडिया में 20 मिलियन के आसपास, 200 मिलियन आई वुड से 200 मिलियन 20 करोड़ के आसपास आपके पास अनटैप्ड वुमेन सेंट्रिक मार्केट पड़ी है, कंज्यूमर मार्केट पड़ी है, जो शायद अभी क्रिकेट के साथ इंटीग्रेटेड भी नहीं है. वो WPL के थ्रू जुड़ सकती है. तो इनके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है. तो इन सब चीज़ों को, और आप क्लियरली देखो कि अब जैसे छोटी सी चीज़ ही थी कि अभी एक RR वर्सेस CSK मैच था, उसमें देयर वाज एन इन्फ्लुएंसर जिसके कुछ कह रहे थे कि 800 फॉलोअर्स हैं. शी वाज सिटिंग इन द क्राउड एंड उसने वो ऐसा वाला एक्शन किया एंड शी बिकेम एन इंटरनेशनल, मतलब ऑलमोस्ट सोशल मीडिया स्टार. तो ऑल दीज नैरेटिव्स आर बीइंग पुश्ड in this IPL because obviously you want to integrate that woman element also. More and more girls, ladies would be enticed to go into the ground and do all those things. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप एड्स में वही वाली बात आ जाती है, आप एक बहुत बड़ा सेगमेंट है D2C जो ब्रांड्स हैं स्पेशली वुमेन जो टारगेट करते हैं, वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है. वो अगर आप देखोगे आपको एड्स नहीं दिखेंगी ज़्यादा, जबकि मार्केट बहुत बड़ी है. बहुत बड़ी है. आपको नाइका की एड्स नहीं दिखेंगी इतनी, या जो आगे वुमेन ब्रांड्स हैं इतने. आप अगर ध्यान से देखोगे इतने लग्जरी वो हैं ब्रांड्स हैं, कुछ भी नहीं है अभी. रीजन बिंग बिकॉज इक्वालिटी नहीं है. अभी व्यूअरशिप में आप हमारे चैनल की भी आप व्यूअरशिप देखोगे 95 या 90% है मैन देख रहे हैं. और मैं हैरान हूँ कि मतलब 5 to 10% भी आ रही है. नहीं तो जनरली हमें रियल लाइफ में बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स है ना, थोड़ा एक तो हमारी सोसाइटी भी थोड़ी सी इतनी मेल डोमिनेटेड है कि सैडली वी डोंट गेट टू सी, इवन इफ समवन लव्स वाचिंग क्रिकेट फ्रॉम वुमेन साइड, they somehow are not able to convey that message to masses that यार. और जबकि IPL ने ये ब्रिज भी तोड़ा है. ये भी तोड़ा. उन्होंने इवन ये जेंडर बायस भी खत्म करने की कोशिश की है. एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू क्रिएट वेव्स. और आप सोचो डाउनवर्ड इंटीग्रेशन कितना हुआ है. मतलब Tier 2, Tier 3, Tier 4 में भी IPL के कारण क्रिकेट पहुंचा है. बिकॉज चक्कर क्या है कि आपको पता है कि मेन प्राइम टाइम पे टीवी पे कुछ नहीं आएगा ड्यूरिंग IPL. So the mummies who are more inclined towards serials are now watching IPL with their family. हाँ, आपको अब मैं एक बात बता रहा हूँ, जो ये वैभव सूर्यवंशी मोमेंट हुआ है, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से हर घर, जिसके घर में भी टीवी है ना, उसके घर में यही बात हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 14 साल का लड़का. मैं लिख के कह सकता हूँ जिसके घर में भी टीवी है, वो चाहे वहाँ की लेडीज मैच देखती हैं नहीं देखती हैं, वैभव सूर्यवंशी उन्होंने देखा है. पक्का देखा. फिर आप ये समझो कि कंटेंट एक होता है रीवर्क्ड कंटेंट.
वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कितना कंटेंट बना, वो लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, और सभी यूज़ करते हैं, जिसके पास भी फ़ोन है आज के टाइम पे कोई ना कोई एक सोशल मीडिया यूज़ करता है, Definitely. हर एक पे उनको वैभव सूर्यवंशी दिखा। 14 साल का लड़का है, उसने ये करा। क्यों? वैभव सूर्यवंशी की वजह से ये जो IPL है उसके स्टेक्स बढ़ने वाले हैं। वी कैन नॉट इवन इमेजिन क्या होने वाला है। ये IPL में एक नया, जैसे कहते हैं ना, नया करंट आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट। एंड IPL अगर आप देखोगे ना, इन ऑल द सीजन्स वो यही ट्राई कर रहे होते कि कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट होता रहे, हर एक सीजन में एक मोमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए। पिछले IPL में एक मोमेंट जो क्रिएटेड था ऑल द टाइम, एंड दैट वाज दिस माइट बी धोनीज लास्ट IPL। ये नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये फैन वॉर सेट की जाती हैं, ये यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस में ये बात बोल देना कि भाई एवरीथिंग इज नॉट गुड, ये भी इसी का ही पार्ट है। आप देखना चाहोगे ना, देखो एट द एंड ऑफ द डे हमने सास बहू के नाटक इतने देख रखे हैं ना कि हमें ये यार स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा तड़का अगर ये लग जाए तो मजे आ जाए, है ना। आज की डेट में ना देयर वाज अ लाइन बिटवीन बॉलीवुड एंड क्रिकेट, अब नहीं है, वो IPL ने ब्रीच कर दी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। और इनफैक्ट इट इज नाउ, एंड दैट इज व्हाई बॉलीवुड इज सफरिंग, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू, वो मतलब जो IPL कर पाता है 2-3 महीने के उस इवेंट के टाइम पे, वो टू बी ऑनेस्ट वो एंटरटेनमेंट वैल्यू, वो टोटालिटी में इंटीग्रेशन इवन बॉलीवुड भी नहीं कर पा रहा है। आपको अपनी मूवीज जो हैं उनकी रिलीज डेट चेंज करनी पड़ती है, कोई भी बड़ी मूवी होती ही नहीं रिलीज, आती नहीं, और जो आती है वो समझ भी नहीं आती फिर कि क्यों आ रही है। कितनी मूवीज इसके कारण फेल हुई हैं, और वो बाद में वो रीजंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। दैट इज़ व्हाई आई थिंक द इम्पैक्ट इज इमेंस। फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गया, और मतलब ब्रांड इंटीग्रेशंस हो गई, इवन आपका जो क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट रहा, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम बढ़ गया, और लोगों को ना अभी वो दिखेगा। और इस IPL में क्लियरली दिख गया कि जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, दे आर आउट रनिंग, आउट गनिंग द सीजनड इंटरनेशनल प्लेयर्स। मतलब श्रेयांश शेडगे खेले इंस्टेड ऑफ स्टोइनिस। अब चीज़ें देखो कि कैसे बदल जाती हैं। इवन ये नहीं है, और भी अगर आप देखो तो काफ़ी सारी टीम्स अपने वही जो 4-4 प्लेयर्स नहीं खिला रही हैं। अगले सीजन में तो शायद हमें और चीज़ें डिफरेंट दिखें। अगले सीजन में जो पहले होता था कि ऑक्शन में आके नहीं आना, ड्रामे होते थे, अगले सीजन में इंटरनेशनल कोर विल बी स्ट्रगलिंग हार्ड टू बी द पार्ट ऑफ द IPL। वो 40-50 प्लेयर्स को जान लगानी पड़ेगी कि दे रिमेन फिट। और ये तो हुआ भी इस IPL में। इस IPL में कितने प्लेयर्स ने तो चैंपियंस ट्रॉफी स्किप की सो दैट दे कुड बी देयर बेस्ट। अब सोचो फर्गुसन को आज फील नहीं हो रहा होगा कि मैं एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजी का पार्ट बन जाता, और अब पता नहीं अगले IPL मुझे कोई लेगा भी कि नहीं लेगा, बिकॉज माई फिटनेस हैज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क नाउ। मैक्सवेल के लिए आसान है वापस आना, आज इंजरी हो के वो मैक्सवेल जैसे IPL से बाहर हो गए, थिंक से वो वापस आ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी ब्रिलियंट चीज़ें। थोड़ी और चीज़ें अगर आप कुछ इंटीग्रेट करना चाहो अबाउट दिस ब्रांड एंड एवरीथिंग। ब्रांड में मतलब सब बहुत कुछ है बातें करने वाली। मतलब मे बी अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि इस जो हमारे आज डिस्कशन थी उसमें से कौन से एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव था, उनको एक बर्ड्स आई व्यू दे दें हम चीज़ों का, एंड देन दे टेल अस विच सेक्शन दे वांट अस टू डिग मोर, कि हम सेकंड पार्ट में अब किस सेक्शन पे ज़्यादा एनर्जी लेके आए। और हाँ, एक तो ये भी हो सकता है कि IPL सीजन बाय सीजन, है ना, वो डिस्कस करें कि स्टोरी ऑफ क्या क्या every चेंजेस season. हुआ, क्या क्या इवॉल्व हुआ, क्या डिफरेंट हुआ विद दिस पैरामीटर्स। अगर वो करना है थोड़े हाँ, से लेट्स सी कि हम क्या कुछ पैरामीटर्स बना सकते हैं कि लाइक रेवेन्यू वाइज क्या हुआ, इसमें क्या कैसा हुआ, डिपेंडिंग सोशल इंटीग्रेशन कैसे हुई, हर IPL में क्या इनोवेशन थी, इनोवेशन क्या और था, कौन से IPL जो थे नैरेटिव्स कौन से थे, हाँ, TRP वाइज कौन से अच्छे गए, कौन से बुरे गए, जो IPLs इलेक्शन की वजह से नहीं हो पाए या कोविड की वजह से जो मतलब प्रॉब्लम शिफ्ट हुए, है ना, ऑल दोज थिंग्स, उनमें क्या कहानी हुई, क्या नहीं हुई, कौन से ऐसे प्लेयर्स IPL के ऐसे से निकले जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, नॉट फॉर जस्ट इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, कृणाल पांड्या हैं, ऑल दीज प्लेयर्स बीन फाउंड ओनली। हालांकि हमने एक वीडियो इस पे डेडिकेटेडली ऐसे बनाई हुई है स्काउटिंग के ऊपर। मेरे इसमें अब ये आता है एक लास्ट पॉइंट, अगर इफ वी हैव टू डिस्कस, है ना, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस फॉर IPL। एक तो सऊदी लीग आ रही है, वो भी होगा, बिकॉज नाउ लॉट ऑफ ग्लोबल प्लान्स
would be to create a similar parallel ecosystem. मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा बिकॉज सऊदी ने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट किया है काफ़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को, गोल्फ को, सबको, बट दे कुड बिकॉज ऑल दो स्पोर्ट्स हैव सिग्निफिकेंट मार्केट इन यूएस एज वेल एज यूरोप. द कंज्यूमर मार्केट मोस्टली नॉन एशियन मार्केट्स हैं वहाँ पे, जबकि क्रिकेट के लिए प्रिडोमिनेंटली जो मार्केट है वो एशियन मार्केट है और वो भी सब कॉन्टिनेंट मार्केट है. तो इसलिए सऊदी के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा बाहर एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, बिकॉज आईपीएल का जो कोर है जहाँ से मेजर रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और जहाँ पे मेजर फॉलोइंग भी है, वो शायद रेजोनेट ना कर पाए उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ. एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल स्टार्स भी नहीं मिल रहे कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉलोइंग में भी या किसी में भी वी आर नॉट सेइंग. अब जैसे मेसी हैं, रोनाल्डो हैं, ये जिन कंट्रीज से आते हैं उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितने इनके फॉलोअर्स हैं. मतलब अगर मैं रेशो वाइज बोलूँ है ना, मतलब बड़ा नंबर है. क्रिकेट में अभी ये चीज़ नहीं हुई है. आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डेविड वार्नर हो गए या जिन्होंने थोड़ा सा आके थोड़े ट्रेंड्स करे फॉलो, जैसे वो भी सब कॉन्टिनेंट मार्केट को ही पकड़ा है ना, वो भी सब कॉन्टिनेंट है. ये एक रीज़न हो सकता है. तेलुगु में उनको वार्नर गारू बोलते हैं. हाँ, मेरे को ये लगता है कि ये एक रीज़न है कि चलो मैं कह रहा हूँ वार्नर ने करा, इंटरनेशनल प्लेयर्स में और कितनों ने ही ऐसा सा ब्रांड बनाया. नहीं हो पाया. इनफैक्ट बहुत अच्छा पॉइंट है. एबी डिविलियर्स थे एक लास्ट. हाँ, अब करंट साउथ अफ्रीकन क्रॉप में ऐसा कोई नहीं है. नहीं है, Those, कोई स्टार्स नहीं है. नहीं है. इंग्लैंड क्रॉप से कोई नहीं है. इंग्लैंड से आज के डेट में कोई स्टार तो नहीं है. देखो केविन पीटरसन थे, केविन पीटरसन थे, कुछ हद तक स्टोक्स ने भी अपनी स्टोक्स ने भी बनाया थी, पर वो अगली जनरेशन उनका नहीं है वैसा. नहीं है. साउथ अफ्रीका में नहीं दिखता, ऑस्ट्रेलिया में भी अगली जनरेशन में नहीं दिख रहे हैं. आपको कहीं से भी पैट कमिंस लगते ही नहीं है कि ही ऑस्ट्रेलियन कैप्टन. स्टीव स्मिथ थे फिर भी लगते थे. माइकल क्लार्क बहुत ज़्यादा बढ़िया थे इस मामले में. रिकी पॉन्टिंग तो खैर है ही है, आज भी है. ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि अभी एक्चुअली में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए तो विराट कोहली, धोनी, रोहित यही हैं जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी सबसे बड़े आइकॉन्स हैं. इस मामले में मैं नाम वैसे बात करना नहीं चाहूँगा, पर इस मामले में बाबर आजम ने अच्छा काम करा, फिर भी काम किया. हाँ, मतलब वो देखा जाए, आप देखो कि उनकी उसमें है. देखो अब क्या है, वो आएंगे नहीं कभी आईपीएल में, तो आने का चांस ही नहीं है, वो आना भी नहीं चाहिए कभी. मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट वो काम करा गया, उनको मार्केट करा गया, कोशिश करी, लिमिट वहीं रह गया. उनकी परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना. परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए. और मे बी समटाइम्स क्या होता है ना, आप अगर आज रियान पराग को ये कह के मार्केट करने लग जाओ कि ही इज नेक्स्ट विराट कोहली, तो जब वो फेल होंगे ना तब तक लोग यही बोलने वाले हैं कि ये नहीं हुआ. जैसे कितने सारे प्लेयर्स हैं जिनके ये नैरेटिव्स बन गए थे कि ही मिस्ड डबल सेंचुरी बाय दिस मेनी रन्स, ही मिस्ड दिस बाय दिस मेनी रन्स, है ना, आफ्टर एवरी इनिंग. बिल्कुल सही. वो चीज़ अगर आप ऐसा कंपैरिजन अपने आप को कर दोगे, मार्केटिंग गलत हुई थी. मतलब जो टैग लाइन थी कि इज द बेस्ट बैट्समैन, वो थोड़ी गलत थी, पर जो उसके ऊपर फोर्सेस लगाई गई थी, जोर पूरा लगा दिया था इन्होंने. सोशल मीडिया वीडियो सब झोंक दिया था, सब लगा दिया था, सारे वेले बंदे इस पे बिठा दिए थे. पर मैं कह रहा हूँ इसके अलावा कोई भी नहीं है. आप बताओ कौन है? कोई भी नहीं. pretty bang on there. तो ये एक एस्पेक्ट है जो मे बी आगे चेंज होगा, बाकी लीग्स को उठाना पड़ेगा. एंड यही रीजन होगा कि अगली बार आपको जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी जो प्राइजिंग है ऑक्शन की और कम होती दिखेगी, वो गिरती हुई दिखेगी, बिकॉज आपको सोशल करेंसी नहीं है. ट्रेविस हेड ने बना ली, फिर भी थोड़ी सी बनाई है. और उन्होंने इस बार भी बड़ा स्मार्ट प्ले किया है. वो रोहित पगलू करके इज बीन द टॉकिंग पॉइंट. बन गए वो. ही इज द टॉकिंग पॉइंट. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट रोहित पगलू. मीम्स बन रहे हैं, ये सन रहे. तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं बोल रही, उनकी सोशल मीडिया गेम बोल रही है इस बार. और यही जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिशियंस हैं आज के टाइम के इंडिया के, दे क्रैक दिस कोड. हमारे एक पॉलिटिशियन है जिनका वो लिंक अप दिखाने लग गए थे इंटरनेट पे कि ही इज बेस्ट फ्रेंड विद लेडी मिनिस्टर ऑफ सम अदर कंट्री. आप ये समझो कि उसको यूज किया गया है फॉर देयर ओन प्रमोशन कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं डायलॉग में रहना चाहिए हूँ. मतलब everyone is getting smarter by like using this meme marketing. जो ट्रेविस हेड ने करा वो भी मीम मार्केटिंग थी. तो अब मेरे को ये लगता है कि they have to up the game, otherwise
इंडियन प्रीमियर लीग में इवेंचुअली व्हाट आई एम सीइंग इज कि वी विल सी कि सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही खेलते हुए देखेंगे, इक्का दुक्का प्लेयर हर टीम में होगा कि हाँ इंटरनेशनल है, क्योंकि ये पहला आईपीएल है जिसमें 4 खिलाने भी हैं या नहीं, जरूरत ही नहीं लग रही है। नहीं है 3-4 टीम्स तो ऐसी सी दिख रही हैं जिनको शायद कई बार तो खिलाना नहीं पड़ा, और अगर खिलाए भी प्लेइंग 12 में तो किसी का रोल ही नहीं आया, यूज ही नहीं हो पा रहे। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से भी ये रूल बढ़ गया, क्योंकि आपको एक और इंडियन प्लेयर बढ़ गया इंटरनेशनल के अगेंस्ट। तो ये मेरे को लग रहा है कि कुछ आईपीएल के लिए चैलेंजेस भी रहने वाले हैं, क्योंकि वो एक जो इंटरनेशनल टच भी जो दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी ग्लोबल मास ऑडियंस चली जाती है ना, उससे आपको वो भी तो पकड़ना है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है, बिकॉज इफ दे विल नॉट अप देयर एंटी तो फिर ऑब्वियसली वो मार्केट श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें मुझे लगता है कि मे बी बीसीसीआई हैज टू स्टेप अप एंड मे बी स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एसोसिएट नेशंस नंबर 1, जो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। एसोसिएट ना भी हो, जो एस्टैब्लिश इकोसिस्टम्स है उनसे तो इंटीग्रेट करें। मे बी चैंपियंस ट्रॉफी कैन बी अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि इंडियन ऑडियंस चैंपियंस ट्रॉफी देखेगी तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। आपके साथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो अननोन कमोडिटीज़ हैं वो भी स्टार्स बनेंगे, दे विल बी ऑल्सो अनअर्थ, वो इंपॉर्टेंट बनेगा। मुझे लग रहा है आपने अच्छा पॉइंट दिया कि वाई चैंपियंस ट्रॉफी विल बी रेलेवेंट गोइंग फॉरवर्ड एंड दे विल हैव टू फिट इन बिकॉज ताकि ग्लोबल ऑडियंस के लिए अभी भी रेलेवेंस रहे, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो ये मेरे को एक चैलेंज लगता है। सेकेंडली अगर चैलेंजेस में बोलूँ वो यही है कि स्केल अप का, कि आगे स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे और कितने मैचेस, कितने विंडो, क्योंकि फिर इंटरनेशनल क्रिकेट सफर होने शुरू हो जाती है। और ये भी ना हो जाए कि टू मैनी मैचेस में भी प्रेडिक्टेबल हो जाए, क्योंकि हमें भी दिखा था 35वें मैच से आते आते हमारी बस होने लग गई थी, फिर देन वो ब्रेक ली थोड़ी सी, देन वी वर लाइक हाँ चलो वापस आ गए हैं। आई थिंक गुड इनफ है, लेट्स सी अपने ऑडियंस क्या बोलती है उस पे। या ये मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा सा फॉर्मेट हो सकता है कि कल को 16 टीम्स हो जाएं तो मे बी पहले 16 में से 8 का बने कुछ स्ट्रक्चर, फिर उन 8 का हो। मैं वही कह रहा हूँ, उससे फिर प्रॉब्लम क्या आती है, क्लोज लीग्स होनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अगली और टीम्स आएंगी उनके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं निकलेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो 3 मेन फ्रेंचाइजी के बाद अगली 7 फ्रेंचाइजीज हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट मार्केट शेयर। तो उसमें अगर आप और ऐसा क्रिएट कर दोगे तो फाइनेंशियल वायबिलिटी भी तो खत्म हो जाएगी ना। इंस्टेड अब ये चीज क्या कर रही है, ये टीम्स अब इंटरनेशनल एक्विजिशंस के लिए जा रही हैं। ऑल दीज टीम्स आर ब्रांचिंग आउट। बिकॉज अब आप सोचो कि मुंबई का केप टाउन में भी एग्जिस्टेंस है, उनका सीपीएल में भी एग्जिस्टेंस है, अब तो 100 में भी टीम्स खरीद रहे हैं लोग, एमएलसी में जो यूएस में वहां भी टीम खरीद रहे हैं, हर जगह वो चीज चल रहा है। तो दे आर लुकिंग फॉर एन आउटवर्ड इंटीग्रेशन एवरीवेयर टू रिमेन रेलेवेंट एंड टू हैव मच बिगर रीच ऑल्सो। आई थिंक ऑल इन ऑल देखते हैं अब अपनी ऑडियंस से क्या आता है। डेफिनेटली। सो गाइस आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक तो पहले तो कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है। वी विल शेयर सम टॉपिक्स एट आवर एंड एज वेल, बट बिफोर दैट वी जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन एज वेल कि आपका क्या ओपिनियन, मतलब आपको क्या लगता है कि इस आईपीएल के अराउंड, एवोल्यूशन ऑफ आईपीएल के अराउंड और किन किन चीज़ों को थॉरली डिस्कस किया जाता है। दिस वॉज मोर अबाउट आईपीएल एज अ लीग, कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके अंदर अलग अलग चीज़ों का भी एवोल्यूशन हुआ है, उसमें बैटिंग का एवोल्यूशन हुआ है, बॉलिंग का एवोल्यूशन हुआ है, उसमें प्लेयर्स का एवोल्यूशन हुआ है, उसमें स्ट्रैटेजीज का एवोल्यूशन हुआ है, उसमें रूल्स का एवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो और फिर ये भी हो सकता है कि फ्रेंचाइजी बाय फ्रेंचाइजी भी क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है, सीज़न बाय सीज़न क्या एवोल्यूशन हुआ है, सीज़न बाय सीज़न क्या अलग था क्या नहीं था, सीज़न बाय सीज़न क्या स्टोरीज थी, या इन टोटलिटी जैसे हम मैच स्टोरी बनाते हैं एक मैच को 10 मिनट में बताने के लिए, वी कैन हैव अ सीजन स्टोरीज इन वन बिग पॉडकास्ट, है ना, कि इतने सीजन्स में इवेंचुअली क्या हुआ। तो आप बताएंगे एंड उसके बेसिस पे हम करेंगे। एंड इस पॉडकास्ट का भी गाइज आप प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि हाउ वाज आवर होमवर्क एट आवर एंड डेफिनेटली वी विल लाइक टू अप आवर गेम। सो बाकी अभी तक आपने जितना प्यार दिया है उसी के बेसिस पे वी आर मोटिवेटेड इनफ टू रिसर्च थोरोली कि क्या और चीज़ें हम लेके आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली वुड लव टू नो लाइक योर इनसाइट्स एंड योर इनपुट्स। मे बी अगर हमसे कोई भी नंबर्स या फिगर्स कुछ मिसकोट्स भी हुए हों या कुछ भी हुए हों तो वी वुड बी मोर देन इंटरेस्टेड टू नो, या कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने मिस कर दिया हो कवर करने में, बिकॉज इतने सालों का इतना मतलब ये एक जहाज़ है
तो हमने जो 1-1.5 घंटे में बात करी है, मुझे नहीं लगता कि इट्स जस्टिफाइड इनफ टू इवन टॉक अबाउट कि मतलब ये लीग के बारे में इतनी देर में बात तो हो ही नहीं सकती। अभी भी हम कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे आईपीएल के बारे में एंड वी कैन टॉक फॉर आवर्स। सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, एक ये थोड़ा सा हमारा अराउंड आईपीएल था, बाकी आप लोग हमें बताएं एंड देन वी विल think of next podcast. So thank you so much guys, thank you so much for joining and thank you so much Deepak sir for all the lovely research and make sure कि आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहें. Thank you so much. Thank you.